थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हमारी कहानी पसंद करने के लिए। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जज्बात कमेंट में जरूर लिखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दाओ हुआ मंडप। मिस झाओ योंगवांग यहाँ है। दाओ हुआ ने अबेकस के साथ खेलते हुए और अपना सिर नहीं उठाते हुए कहा, उसे जिंगजो फूल की दुकान के खातों की पुष्टि करने दो। मैं आज दोपहर परिणाम जानना चाहता हूँ। वांग मैनमैन को पता था कि उसकी युवा महिला नई भर्ती का परीक्षण कर रही थी और थोड़ा झुक गई। हाँ। झाओ योंगवांग आंगन में खड़ा था, कुछ असहज, अपना सिर झुकाए हुए, चारों ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन्हें कई दिन पहले ताहुआ गांव लाया गया था और इस दौरान कोई भी उन्हें कोई कार्य सौंपने नहीं आया था, जिससे वह और भाई काओ और अन्य बहुत चिंतित थे। कल संपत्ति के मुखिया ने उल्लेख किया कि वे हिसाब किताब निपटाने के लिए राजकुमार के निवास पर जाएंगे और अप्रत्याशित रूप से उनसे मुलाकात की। वह इतना उत्साहित था कि उसे कल रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई और आज सुबह सुबह युवती की ओर से एक नौकरानी उसे बुलाने आई। झाओ योंगवांग ने खुद को बहुत ज्यादा नर्वस होने से बचाने की कोशिश करते हुए गहरी सांस ली। वह जानता था कि बेकार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और अगर वह आज युवा महिला पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका तो उसे डर था कि उसे हमेशा के लिए संपत्ति में रहना पड़ सकता है। जल्द ही उसने उस लड़की को मुस्कुराते हुए बाहर आते देखा जो उसे पहले अंदर ले गई थी। वांग मैनमैन ने झाओ योंगवांग को आकार दिया, एक 15 या 16 साल का लड़का, लंबा और पतला, कुछ भी असाधारण नहीं, लेकिन चमकदार आंखों के साथ जो उसकी चतुराई को बयां करती थी। यहाँ वह खाता बही है जिसे युवा महिला आज दोपहर तक जांचना चाहती है। इसे ध्यान से देखें। वांग मैनमैन ने झाओ योंगवांग को खाता बही सौंपते हुए मुस्कुराते हुए कहा। झाओ योंगवांग जल्दी से खाता बही लेने के लिए पहुंचे। मैं निश्चित रूप से इसकी पूरी जांच करूंगा। वांग मैनमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पिछला आंगन है, आप ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। आइए मैं आपको हिसाब किताब करने के लिए सामने वाले आंगन में ले चलता हूँ। झाओ योंगवांग ने तुरंत कहा, परेशानी के लिए धन्यवाद बहन। वांग मैनमैन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। वे एक के बाद एक चले और वांग मैनमैन ने झाओ योंगवांग की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए छिटपुट रूप से बातचीत की। रास्ते में उसने झाओ योंगवांग को तेजी से खाता बही पलटते हुए देखा और उसे देखने के बाद उसकी पहले से तनावपूर्ण अभिव्यक्ति को शांत होते देखा। यह देखकर वांग मैनमैन ने भौहें ऊपर उठाई, यह सोचकर कि यह आदमी वास्तव में सक्षम होना चाहिए। जल्द ही वांग मैनमैन झाओ योंगवांग को सामने के आंगन में ले गए। मैनमैन। आवाज सुनकर वांग मैनमैन तेजी से पीछे मुड़ा और फिर भाई शियाओलियू को देखा, जिसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। वह उसकी ओर दौड़ रहा था और मुस्कुराया, भाई शियाओलियू, आप कब वापस आए? किन योंग वांग मैनमैन के बगल में पहुंचे। मैं आज सुबह वापस आया। मैं बस कपड़े बदलने के लिए घर गया था और उस युवा महिला से मिलने जा रहा था, उसने कहा। फिर उसके बगल में झाओ योंगवांग पर नजर डाली। वह कौन है? वांग मैनमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा महिला द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुनी गई एक नई भर्ती। फिर एक खाली कमरे की ओर इशारा करते हुए उसने झाओ योंगवांग से कहा, उस कमरे में हिसाब किताब करो। याद रखो, युवती आज दोपहर तक हिसाब किताब चाहती है। एक बार जब तुम हिसाब किताब कर लो तो चबिहुआ गेट पर नौकरानियों को रिपोर्ट करो और मैं तुम्हें युवती से मिलने ले जाऊंगी। यह देखकर कि किन योंग और वांग मैनमैन के पास चर्चा करने के लिए चीजें थीं, झाओ योंगवांग ने चतुराई से कहा, ठीक है, धन्यवाद बहन, मैं फिर काम पर लगूंगा। एक बार जब वह बहुत दूर था, वांग मैनमैन हंसे और किन योंग की ओर देखा। चलो चलो उस युवा महिला से मिलने के लिए जल्दी करें, उसने पिछले कुछ दिनों में कई बार आपका उल्लेख किया है। किन योंग मुस्कुराए और वांग मैनमैन के पीछे चले गए। वह आदमी अभी एक साधारण नौकर नहीं है, क्या वह है? वांग मैनमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा महिला ने विशेष रूप से उससे मिलने का अनुरोध किया था और उसने जानबूझकर उसका परीक्षण करने के लिए एक खाता बही भी चुनी थी। वह एक साधारण नौकर कैसे हो सकता है? यदि उसके पास वास्तव में कौशल है तो उसे निश्चित रूप से महत्वपूर्ण उपयोग में लाया जाएगा। किन योंग ने कुछ चिंता के साथ सिर हिलाया। युवा महिला नए लोगों को भर्ती करने के बारे में क्यों सोच रही है? क्या मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं? वांग मैनमैन ने हंसते हुए कहा, यह आपके बारे में नहीं है। आजकल युवा महिलाओं की जमीनें और दुकानें बढ़ रही हैं, यहां तक कि बीजिंग तक भी फैली हुई है। स्वाभाविक रूप से यह सिर्फ आपके इधर उधर भागने का मामला नहीं हो सकता है। यह कहने के बाद वह रुकी और एक अनुस्मारक देने से खुद को नहीं रोक सकी। भाई ज़ियाओलियू, आपको भविष्य में अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाना होगा। एक बार जब आपके हाथों में थोड़ी सी शक्ति आ जाए तो लापरवाही बरतना शुरू न करें।
युवा महिला इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जियाओलियू ने तुरंत कहा, मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं करूंगा। वांग मैनमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन सिर्फ एक दोस्ताना अनुस्मारक। जब आप दूर थे, तो किन योंग ने अपनी पत्नी को उसके गृहनगर वापस भेज दिया। जियाओलियू की अभिव्यक्ति बदल गई, ऐसा क्यों है? वांग मैनमैन ने उपहास किया, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह उच्च और शक्तिशाली अभिनय कर रही थी क्योंकि किन योंग प्रोटेक्टर्स का उपकप्तान है? मैडम को पता चला और उन्होंने भाई किन को बात करने के लिए कहा। बाद में, मुझे नहीं पता कि भाई किन ने किन योंग से क्या कहा, लेकिन अगले दिन उनकी पत्नी चली गई। मूल रूप से, रक्षकों के परिवार घर में नौकरी ले सकते थे, लेकिन इस घटना के कारण, मैडम ने स्पष्ट रूप से कहा कि घर में काम करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को जीवनदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। अब रक्षकों के परिवारों के पास कोई नौकरी नहीं है और उन सभी को किन योंग के खिलाफ शिकायतें हैं। भाई जियाओलियू, क्या आप अपने परिवार को लाने की योजना नहीं बना रहे हैं? बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। आप महिला की दुकानों और संपत्तियों के प्रभारी हैं, और ऐसे कुछ लोग नहीं हैं जो आपके मूड के अनुसार कार्य करते हैं। आपको महिला के विश्वास को विफल नहीं करना चाहिए। जियाओलियू ने तुरंत आश्वासन दिया, ऐसा नहीं होगा, मैं निश्चित रूप से अपने परिवार को ठीक से नियंत्रित करूंगा। वांग मैनमैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, यान परिवार के सभी स्वामी दयालु हैं। नौकरों के रूप में हमें भी कृतज्ञता जाननी चाहिए। कभी भी किन योंग की पत्नी की तरह न बने, जो आत्मसंतुष्ट थी और खुद को भूल गई थी। जियाओलियू, मैं समझता हूँ। बातचीत करते करते दोनों दाओहुआ पवेलियन पहुंचे। जियाओलियू को वापस आते देख दाओहुआ बहुत खुश हुआ, क्या तुम्हें वह सब पता चला जो मैंने तुमसे हान परिवार के बारे में पूछा था? जियाओलियू ने दाओहुआ को प्रणाम किया और फिर अपने हाथ में रखी नोटबुक उसे सौंप दी, मुझे कुछ चीजें पता चली। महिला, मुझे डर था कि कहीं मैं भूल न जाऊं, इसलिए मैंने यह सब इस नोटबुक में लिख लिया। दाओहुआ ने नोटबुक ली और उसे पलटना शुरू कर दिया और पढ़ते हुए बोली, आपने काफी विस्तृत जानकारी एकत्र की है। जियाओलियू ने हंसते हुए कहा, यह सब उस नए बटलर का धन्यवाद है जिसे आपने माउंटेन हेड के लिए खरीदा है। वह बीजिंग से परिचित है, और चूंकि माउंटेन हेड के आसपास की संपत्ति के मालिक या तो अमीर हैं या कुलीन हैं, वह बहुत सारी जानकारी जानता था और उसने मुझे हान परिवार के बारे में काफी कुछ बताया था। दाओहुआ ने हान परिवार की स्थिति की जांच की। अन्य कुलीन परिवारों की तरह, हान परिवार एक बड़ा घर था जो विभाजित नहीं हुआ था क्योंकि हान परिवार की बूढ़ी मैडम अभी भी रह रही थी। एक बड़े परिवार के साथ कई मुद्दे आते हैं, और दाओहुआ ने कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए मामूली पारिवारिक झगड़ों पर गौर किया और सीधे हान परिवार की दूसरी युवा महिला के बारे में पढ़ना छोड़ दिया। हान शिनरान, 16 साल की, मुख्य शाखा की वैद्य दूसरी बेटी, प्रतिष्ठित और सुंदर, अच्छी तरह से पढ़ी लिखी और समझदार। नोटबुक में रिकॉर्ड से दाओहुआ पर हान शिनरान की छाप प्राचीन काल की एक मानक कुलीन महिला की थी, कुछ भी सामान्य नहीं था और कुछ भी अनुचित नहीं था। एक पल की चुप्पी के बाद दाओहुआ ने गयू को नोटबुक दी, इसे मेरी माँ के पास ले जाओ, उन्हें देखने दो। एक बार जब वह काम पूरा कर ले तो इसे मेरे बड़े भाई को भेज देना। नोटबुक में हान शिनरान से जुड़ी कई घटनाएं दर्ज थी और यहाँ तक उसकी लिखी एक कविता भी शामिल थी, जो उसकी माँ और भाई को इस हान शिनरान के बारे में बेहतर समझ दे सकती थी। गुयू के जाने के बाद जियाओलियू ने दाओहुआ को पर्वत के शीर्ष का एक सरल नक्शा सौंपा। महिला, हमारा पर्वत शीर्ष वास्तव में अच्छी तरह से स्थित है। यह शाही परिवार के गर्म पानी के झरने के महल के करीब है, और सभी पड़ोसी संपदाएं राजकुमारों और रईसों की हैं। जिस दिन नौकर आया, मैंने देखा कि राजकुमार रूई खुद अपनी संपत्ति छोड़ रहे थे। दाओहुआ ने पहाड़ के सिर के सरल मानचित्र को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, यह चित्र काफी अच्छा है, बहुत सावधानी पूर्वक। यहाँ तक इसने पड़ोसी संपदाओं और पर्वत शिखरों को भी चिन्हित किया, जिससे उसे अधिक सहज ज्ञान प्राप्त हुआ। दाओहुआ को अपने काम से संतुष्ट देखकर जियाओलियू प्रसन्न हुआ, लेकिन उन अफवाहों के बारे में सोचते हुए जो उसने बीजिंग छोड़ते समय गलती से सुनी थी, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और झिझकने के बाद उसने कहा, लेडी, वापस आते समय मैंने एक अफवाह सुनी। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे इसका उल्लेख करना चाहिए या नहीं। दाओहुआ ने ऊपर देखा और मुस्कुराया, इसमें झिझकने की क्या बात है? बस मुझे बताओ, मैं इसे एक बेकार की गपशप के रूप में लूंगा, आखिरकार हमारे पास करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। जियाओलियू, यह राजकुमार निवास के बारे में है। यह सुनकर दाओहुआ सीधी बैठ गई, यहाँ तक उसने अपने पास मौजूद नक्शा भी नीचे रख दिया। प्रिंस निवास का क्या हुआ? जियाओलियू, ऐसा लगता है कि राजकुमार अपनी उपपत्नी को मां परिवार से अपनी प्रमुख पत्नी के रूप में पदोन्नत करने वाला है।
दाओ हुआ अचानक उठ खड़ा हुआ। माँ परिवार, क्या यह वह उपपत्नी है जिसने सबसे बड़े नाजायज बेटे को जन्म दिया है? जियाओलियू ने सिर हिलाया। हाँ, वह उपपत्नी। दाओ हुआ ने भौहें चढ़ाई। तुमने यह किससे सुना? जियाओलियू, जिस दिन मैं चला गया, संयोग से एक कारवां वहां से गुजर रहा था और मैं रास्ता पाने के लिए उतर गया। मैंने इसे एक गाड़ी में लोगों से सुना। मुझे पता नहीं चला कि वास्तव में यह कौन था, लेकिन गाड़ियों की परेड उस मानक की थी जो केवल शाही परिवार के पास होती। प्रिंस कंसोर्ट अपनी पार्श्व पत्नी को आधिकारिक पत्नी के पद पर पदोन्नत करने जा रहा है। यह खबर सुनकर दाओ हुआ जियो येयान के बारे में चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। मूल रूप से प्रिंस कंसोर्ट का अपनी सहपत्नी और उसके सबसे बड़े नाजायज बेटे के प्रति पक्षपात ने पहले ही जियो येयान को बहुत आहत किया था। अब यदि पार्श्व पत्नी को आधिकारिक पत्नी के पद पर पदोन्नत किया जाता है, जिससे सबसे बड़े नाजायज बेटे को वैध सबसे बड़ा बेटा बना दिया जाता है, तो पूर्व राजकुमारी पत्नी के वैध बेटे के रूप में जियो येयान की स्थिति बेहद अजीब हो जाएगी। उस व्यक्ति में आत्मसम्मान की भी अत्यंत प्रबल भावना होती है। अगर उसे इस बात का पता होता तो वह इसे कैसे सहन कर पाता? दाओ हुआ को कमरे में उत्सुकता से घूमते हुए देखकर वांग मैनमैन बोलने से खुद को नहीं रोक सके। मिस, अभी भी चिंता मत करो, शायद यह खबर सच नहीं है। शियाओलियू ने भी जल्दी से कहा। हाँ मिस, मैंने इसे केवल एक कान से सुना है। यह सच है या झूठ, यह अभी भी अज्ञात है। वांग मैनमैन ने कहा। लिटिल प्रिंस निश्चित रूप से बीजिंग के संपर्क में होगा। अगर ऐसा कुछ सच में हो रहा होता तो यह असंभव है कि उसे कोई खबर नहीं मिलती। वह कुछ दिन पहले ही हमारे घर आया था, है ना? उसने इस मामले के बारे में जानने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इस नौकर के अनुसार यह संभव है कि बाहरी लोगों ने कहानी को विकृत कर दिया है। इसके अलावा मिस, इसके बारे में सोचें, प्रिंस कंसोर्ट और पूर्व प्रिंसेस कंसोर्ट इतने समय पहले साइड कंसोर्ट को ऊपर उठाए बिना अलग हो गए हैं। अब वह ऐसा क्यों करेंगे जब लिटिल प्रिंस पहले ही बड़ा हो चुका है? दाओ हुआ धीरे धीरे शांत हो गया। हाँ, प्रिंस कंसोर्ट अचानक अपने सहयोगी को ऊपर क्यों उठाएगा? इसका कोई मतलब नहीं है। जियो येयान बड़ा हो गया है और वह बहुत उत्कृष्ट है। क्या प्रिंस कंसोर्ट इस समय सबसे बड़े नाजायज बेटे और जियो येयान के लिए सिंहासन की विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करने का इरादा रखते हुए अपने पक्ष की पत्नी को ऊपर उठाएंगे? क्या यह ऐसा कृत्य नहीं होगा जो परिवार में अराजकता फैला दे? भले ही प्रिंस कंसोर्ट अनुभवहीन हो, वह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करेगा, है ना? और बीजिंग में सम्राट भी हैं। जियो येयांग आमतौर पर जो कहता है उससे ऐसा लगता है कि सम्राट उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार करता है। सोने की खदान और सिशान गांव में जियो येयांग के योगदान का तो जिक्र ही नहीं करता। केवल इसी कारण से सम्राट इस पर सहमत नहीं होगा, है ना? एक पल की चुप्पी के बाद दाओ हुआ जियाओलियू की ओर मुड़ा और कहा, सामने वाले यार्ड में जाओ और एक संदेश भेजो। अगर तीसरा बड़ा भाई और चौथा बड़ा भाई वापस आए तो कोई मुझे तुरंत सूचित करे। सिशान गांव से लौटने के बाद से जियो येयांग और उनके दो बड़े भाई अब शायद ही कभी निंगमैन दर्रे के सैन्य शिविर में जाते थे, ज्यादातर हवेली के भीतर ही व्यस्त रहते थे। तीसरा बड़ा भाई और चौथा बड़ा भाई पूरे दिन जियो येयांग के साथ थे। उन्हें उसके मुद्दों के बारे में जानना चाहिए, बाद में उसे उनसे अच्छी तरह से पूछना चाहिए। सही है, ये बात सच है या झूठ, किसी और को मत बताना। जियाओलियू ने सिर हिलाया और फिर जाने के लिए मुड़ा। एक बार जब सभी लोग चले गए तो दाओ हुआ खातों की जांच जारी रखने के मूड में नहीं था। उसने अध्ययन कक्ष छोड़ दिया और बीशी को 7 पिल्लों को बगल के कमरे में लाने को कहा और बिना सोचे समझे पिल्लों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। दोपहर के समय सभी लोग बुढ़िया के आंगन में खाना खा रहे थे। उस दौरान यान वेंशियू ने देखा कि दाओ हुआ कुछ हद तक विचलित था, इसलिए जब वो चली गई तो उसने उसका पीछा किया। बड़ी बहन, आपको क्या हो गया है? ऐसा लगता है कि आप इससे बाहर हैं और आपने अभी अभी कुछ भी नहीं खाया है। दाओ हुआ अपनी जगह पर रुकी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं ठीक हूँ, बस इन दिनों खातों की जांच करने से मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। यान वेंशियू ने दाओ हुआ को देखा। वह खातों से निपटने में उसके पास मौजूद कौशल को अच्छी तरह से जानता था। उसे विश्वास नहीं था कि इससे वह निराश हो जाएगी। हालांकि चूंकि वह और अधिक कहने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अधिक जोर नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए कहा, अकाउंटिंग थकाऊ है, यह वास्तव में सिरदर्द हो सकता है। दाओ हुआ ने सिर हिलाया। क्या यह बस नहीं है? उसने तेजी से विषय बदलते हुए कहा, वैसे बिग ब्रदर, क्या आपने वह पुस्तिका देखी है जो मैंने आपको दी थी? यह सुनकर यान वेंशियू की अभिव्यक्ति थोड़ी असहज हो गई।
उसे उम्मीद नहीं थी कि बड़ी बहन हान परिवार की दूसरी बेटी के बारे में पूछताछ करने के लिए किसी को भेजेगी, और उसने हान परिवार की कई शाखाओं की स्थिति का सर्वेक्षण भी किया था। मेरे पास है। दाओ हुआ ने तुरंत फिर से पूछा, तो इसे पढ़ने के बाद क्या आपके पास कोई विचार है? यान वेंशियू अचंभित रह गई, क्या मुझे विचार करने चाहिए? दाओ हुआ अवाक रह गया, बेशक आपको विचार करने की जरूरत है, जैसे कि क्या आपको हान परिवार पसंद है या क्या आप अपने यू परिवार जैसा परिवार रखने के इच्छुक हैं? और क्या हान परिवार की दूसरी बेटी आपके प्रकार की है? यान वेंशियू ने बेबसी दिखाई, बड़ी बहन आप एक युवा महिला हैं, आप इसे और उसे पसंद करने की बात क्यों करती रहती हैं? दाओ हुआ ने अपनी आंखें घुमाई, इसमें गलत क्या है? मैं केवल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं। आपकी पत्नी जीवन भर आपका साथ देगी, बेशक यह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे आप पसंद करते हो। यान वेंशियू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिग ब्रदर आपके इरादों को जानता है। खान परिवार की दूसरी बेटी। मैं बीजिंग की अपनी पिछली यात्रा के दौरान एक बार उससे मिल चुका हूं, वह काफी अच्छी है। दाओ हुआ मुस्कुराया, तो क्या आपको हान परिवार की दूसरी बेटी पसंद है? यान वेंशियू ने अपनी आंखें दूर की ओर उठाई, उसकी दृष्टि कुछ गहरी थी। शादी के मामले में माता पिता का आदेश, दियासलाई बनाने वाले का शब्द कोई पसंद या नापसंद के बारे में बात नहीं करता है। हालांकि हान परिवार की दूसरी युवा मालकिन की पृष्ठभूमि और परवरिश को देखते हुए वह वास्तव में हमारे परिवार की सबसे बड़ी बहू बनने के लिए काफी उपयुक्त लगती है। जब तक वह परिवार में शादी करती है और अपने सास ससुर के प्रति दयालु होती है और अपने छोटे के प्रति मिलनसार होती है, भाई भाभी एक पत्नी के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुए, मैं निश्चित रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। दाओ हुआ के होंठ हिले, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। उनके सबसे बड़े भाई, जो प्राचीन काल के एक आदर्श विद्वान अधिकारी थे, के लिए उनके करियर की संभावनाओं और उनके परिवार की समृद्धि की तुलना में प्यार बहुत कम महत्वपूर्ण था। यह ठीक वैसा ही था। हान परिवार ने भी अपने परिवार पर बसने से पहले हर पहलू का मूल्यांकन किया था। दोनों पक्ष यह खोज रहे थे कि उन्हें क्या चाहिए, एक दूसरे को अच्छी तरह से पूरक करते हुए। अपने आंगन में लौटने के बाद दाओ हुआ ने अपने कुत्ते को घुमाना जारी रखा। मध्य दोपहर में झाओ योंगवान खाता बही के साथ आए। दाओ हुआ ने उन संख्याओं पर नजर डाली जो उसने गणना की थी। सब ठीक है, और उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। आपकी गति खराब नहीं है और आपकी अंकगणितीय क्षमता स्वीकार्य है। मां ने महसूस करते हुए झाओ योंगवांग ने चुपचाप राहत की सांस ली। जैसे ही दाओ हुआ कुछ कहने ही वाली थी, उसने गयू को दौड़ते हुए देखा। मिस तीसरा मास्टर और चौथा मास्टर वापस आ गए हैं। दाओ हुआ तेजी से खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद उसने झाओ योंगवान की ओर देखा। जाओ जियाओलियू को ढूंढो और उसे तुम्हें निंगमैन प्रीफेक्चर सिटी में रूज की दुकान पर ले जाओ। तुम वहां एक अकाउंटेंट के रूप में काम करते हो और मुझे हर महीने अपने काम का सारांश देते हो। बोलने के बाद वह जल्दी से चली गई। दाओ हुआ सीधे सामने के आंगन की ओर चला गया और जल्द ही उसने यान वेनकाई के आंगन में दो लोगों को देखा, तीसरा भाई, चौथा भाई। यान वेंताओ ने अपने चेहरे पर आश्चर्य दिखाया। दाओ हुआ, तुम यहाँ क्यों हो? दाओ हुआ ने हाथ हिलाकर कमरे के अंदर मौजूद नौकरों को बाहर जाने का इशारा किया, फिर पूछा, तीसरे भाई, चौथे भाई, क्या आपने पिछले कुछ दिनों में जियो येयान को देखा है? यान वेंकाई ने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया, बेशक, हम हमेशा लिटिल प्रिंस के साथ रहे हैं। आप क्यों पूछ रहे हैं? दाओ हुआ ने दोनों व्यक्तियों के हाव भाव की जांच की, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। उसका मन कुछ हद तक शांत हो गया। उसने कम चिंतित दिखने के लिए चाय का एक घूंट लिया। तथ्य यह है कि प्रिंस ने अपनी सहपत्नी को मुख्य पत्नी के रूप में पदोन्नत किया था। यह निश्चित रूप से जियो येयान के लिए एक शर्मनाक और क्रोधित करने वाला मामला था, ऐसा कुछ नहीं जिसे वह व्यापक रूप से जाना चाहेगा। इसलिए, चाहे मामला सच हो या झूठ, उसे लापरवाही से पूछताछ नहीं करनी चाहिए और निश्चित रूप से इस खबर को अपने से फैलने नहीं देना चाहिए। चाय की 2 चुस्कियां लेने के बाद दाओ हुआ ने लापरवाही से पूछा, जियो येयान पिछले कुछ दिनों में हमारे घर क्यों नहीं आया? यान वेंकाई ने हताशा में उत्तर दिया, लेकिन वह अभी कुछ दिन पहले आया था। यान वेंताओ ने दाओ हुआ पर नजर डाली और यह कहने से खुद को नहीं रोक सके, दाओ हुआ, छोटा राजकुमार पहले से ही हमारे घर काफी बार आता है। अगर वह और अधिक बार आता, तो बड़ी चाची के पास कहने के लिए कुछ होता। दाओ हुआ ने शर्मीली मुस्कान दी, क्या ऐसा है? मैं बस पूछ रहा था। पिछली बार जब वह आया था तो उसने कहा था कि वह मेरे लिए नवनिर्मित ग्लेज़वेयर लाएगा, और मुझे लगा कि वह भूल गया है। फिर उसने लापरवाही से पूछा, इन दिनों उसके साथ कुछ भी असामान्य नहीं है ना? यान वेंकाई हैरान दिखे, असामान्य?
क्या असामान्य है? लिटिल प्रिंस वैसा ही है जैसा वह हमेशा होता है। ठीक है, कुछ मतभेद हैं। अब जब वह जेनफू दूत है तो उसका आधिकारिक अधिकार बढ़ रहा है। यान वेंताओ ने दाओहुआ की ओर देखा, उसे अपने रिश्तेदारी के साथ साथ बड़े होने के बीच छिपी हुई चिंता का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत कहा, दाओहुआ, तुम्हें क्यों लगता है कि छोटा राजकुमार अजीब व्यवहार कर रहा है? दाओहुआ ने अजीब ढंग से हंसते हुए कहा, कोई कारण नहीं, मैं सिर्फ नए ग्लेज़वेयर के बारे में सोच रहा था। यान वेंताओ ने दाओहुआ की ओर फिर से देखा, उसे लगा कि वह आज थोड़ी व्यस्त है, लेकिन फिर भी उसने कहा, लिटिल प्रिंस के बारे में कुछ भी अजीब नहीं है, बस वह पहले की तुलना में बहुत अधिक व्यस्त है। उनके शब्दों पर दाओहुआ का तनाव थोड़ा कम हो गया। ऐसा लग रहा था कि शायद ये खबर सच नहीं है। जियाओलियू सड़क पर 10 दिन से अधिक समय बिताने के बाद बीजिंग से लौटा था। इतने लंबे समय में अगर वास्तव में बीजिंग में कोई हलचल होती तो जियो यान को अब तक खबर मिल गई होती। चूंकि उनमें असामान्यता के कोई लक्षण नहीं दिखे, इसलिए शायद उन्हें इसके बारे में पता नहीं चला। तीसरा भाई, चौथा भाई, चूंकि कुछ भी गलत नहीं है, मैं फिर वापस जाऊंगा, उसने जाने के लिए मुड़ते हुए कहा। कुछ कदमों के बाद उसने कहा, मैंने हॉटपॉट सामग्री बनाई है। यदि आप बाद में व्यस्त नहीं हैं, तो जियो यान को हमारे घर पर आमंत्रित करें और आइए हॉटपॉट लें। यान वेंकाई ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित बात, मैं छोटे राजकुमार को बताऊंगा और वह दौड़कर आएगा। बाद के दिनों में असहज दाओहुआ हर दिन जब यान वेंटाओ और यान वेंकाई लौटते थे तो उन्हें ढूंढते थे और जियो यान के बारे में अपडेट प्राप्त करने के लिए उन्हें बातचीत में शामिल करते थे। यह देखकर कि वह वास्तव में कोई अजीबता नहीं दिखा रहा था, उसने धीरे धीरे अपना दिमाग शांत किया और मैडम ली को नए साल के उपहारों की तैयारी में मदद करने पर ध्यान केंद्रित किया। 12वें महीने के 22वें दिन, जैसे ही यान वेंताओ और यान वेनकाई निंगमैन प्रीफेक्चर सिटी के भीतर जिनलिंग गार्ड के कार्यालय में पहुंचे, उन्होंने देखा कि जियो यान गुस्से में एक मेज को अंधेरे अभिव्यक्ति के साथ टुकड़े टुकड़े कर रहा था। क्या हुआ? यान वेनकाई को झटका लगा और उसने पास के एक सहकर्मी से पूछा। मुझे नहीं पता। जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि यूनुच डेफू ने लिटिल प्रिंस को एक पत्र दिया था और इसे पढ़ने के बाद वह क्रोधित होने लगा, उत्तर था। एक अन्य सहकर्मी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, संभवतः कुछ बुरी खबर है। साथ ही इन दिनों लिटिल प्रिंस हमसे कुछ जांच करवा रहा है और प्रगति की कमी ने उसे काफी क्रोधित कर दिया है। यान वेनकाई ने सिर हिलाया, तो फिर हमें सावधानी से चलना चाहिए, बेहतर होगा कि उसे उकसाएं नहीं। दोपहर के करीब यान वेनकाई ने जियो यान को बाहर निकलते देखा और तुरंत खुशी से उसके पास पहुंचे। छोटे राजकुमार, मेरी छोटी बहन ने हॉटपॉट सामग्री बनाई और आपको हॉटपॉट के लिए हमारे घर पर आमंत्रित किया है। जियो यान जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुके और चुप रहे। मैं हाल ही में मामलों में व्यस्त हूं और फिलहाल नहीं जाऊंगा। इसके बाद वह सीधे चले गए। जियो यान की पीछे हटती आकृति को देखकर यान वेनकाई स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रह गया। क्या उसे यूं ही अस्वीकार कर दिया गया था? क्या छोटे राजकुमार को हमेशा अपनी छोटी बहन द्वारा बनाए गए व्यंजन पसंद नहीं आते थे? जब भी बुलाया वह हमेशा आए। क्या सूर्य पश्चिम से उग रहा है? यान वेंताओ भौहें चढ़ाते हुए आगे बढ़े, क्या आपको नहीं लगता कि लिटिल प्रिंस के साथ कुछ ठीक नहीं है? छोटे राजकुमार का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल हो सकता है, लेकिन उसके लिए इतनी गंभीरता से अपना आपा खोना या किसी चीज को नुकसान पहुंचाना दुर्लभ था। यान वेनकाई ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, आप सही कह रहे हैं, लिटिल प्रिंस आज अजीब लग रहा है, यहां तक कि छोटी बहन के हॉटपॉट को भी अस्वीकार कर रहा है। शायद बाद में हमें इसके बारे में यूनुच डेफू से पूछना चाहिए। इस साल निंगमैन प्रांत में यान परिवार का पहला नए साल का जश्न था और घर के मुखिया के रूप में ओल्ड मैडम यान और मैडम ली की शाही उपाधियों के सम्मान के साथ, जैसे ही दिसंबर का मध्य बीत गया, यान परिवार के दरवाजे को नए साल के उपहार देने वाले लोगों ने घेर लिया। पिछले वर्षों की तरह विभिन्न घरों से नए साल के उपहारों का मिलान करने के साथ साथ वापसी उपहारों की व्यवस्था करने के लिए मैडम ली द्वारा दाओहुआ को बाहर लाया गया था। पहले कुछ दिनों में दाओहुआ के दिमाग में अभी भी जियो यान था, लेकिन जैसे जैसे चीजें व्यस्त होती गईं और यान वेनकाई और वेंताओ दोनों ने उसे आश्वासन दिया कि जियो यान के साथ कुछ भी असामान्य नहीं है, उसने अपनी चिंताओं को छोड़ दिया। आखिरकार जब उसे कुछ पल सूझा, तब तक 12वें चंद्र महीने का 28वां दिन बीत चुका था। दोपहर के भोजन के समय दाओहुआ ने ओल्ड मैडम के आंगन में वेंताओ और यान वेनकाई को देखा और तुरंत उनके पास आकर पूछा, तीसरे भाई, चौथे भाई, आप लोग घर पर क्यों हैं? क्या आप इस समय मामलों को संभालने के लिए आमतौर पर बाहर नहीं जाते हैं?
यान वेंकाई ने नाराजगी से उत्तर दिया, यहाँ तक जो पापी भी आपके जितना हृदयहीन नहीं होगा। परसों नए साल की पूर्व संध्या है, क्या आप हमें कुछ दिनों की छुट्टी नहीं देंगे? यह सुनकर दाहुआ मुस्कुराई और अपने सिर पर थप्पड़ मारा। मुझे देखो, मैं इतना व्यस्त हो गई हूं कि मुझे तारीख का भी पता नहीं चला। वैसे तुमने अपना ब्रेक कब शुरू किया? यान वेंकाई, हम 23 तारीख से छुट्टी पर हैं। दाहुआ के चेहरे पर आश्चर्य दिखा, यह पिता के अवकाश से भी पहले की बात है। चूंकि आप लोग छुट्टी पर हैं, आपने जियो येयान को हमारे यहाँ क्यों नहीं आमंत्रित किया? यान वेंकाई ने कहा, उसे मत लाओ। लिटिल प्रिंस हाल ही में कहीं नहीं मिला है। दाहुआ की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वो तेजी से आगे बढ़ी और यान वेंकाई की आस्तीन पकड़ ली। आपका क्या मतलब है, कहीं नहीं मिलेगा? क्या आपने नहीं कहा था कि वो कुछ दिन पहले ठीक था? दाहुआ के चेहरे पर तात्कालिकता देखकर वेंताओ ने पूछा, दाहुआ, क्या आप जानते हैं कि छोटे राजकुमार को क्या हुआ है? दाहुआ, अभी इस पर ध्यान मत दो, बस मुझे बताओ कि जियो येयान के साथ क्या हो रहा है। दाहुआ की गंभीर अभिव्यक्ति देखकर यान वेंकाई और वेंताओ ने एक दूसरे पर नजर डाली, उनके चेहरे भी गंभीर हो गए। यान वेंकाई ने अपना सिर खुजाया, वास्तव में कुछ खास नहीं, बस 22वें दिन लिटिल प्रिंस ने एक झटका मारा और एक मेज तोड़ दी। इसके अलावा वह सामान्य है। दाहुआ ने भौहें चढ़ाई, वह दौरा क्यों करेगा? वेंताओ, ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि उन्हें एक पत्र मिला था। हमने सोचा कि यह गवर्नर वू का था, जिससे उन्हें प्रिंस एंड के गुप्त पत्र को समझने के लिए प्रेरित किया गया। दाहुआ को अपने दिल में एक झटका लगा। क्या यह बीजिंग का पत्र हो सकता है? क्या प्रिंस पिंग वास्तव में मैडम मा को आधिकारिक तौर पर अपनी प्रमुख पत्नी के रूप में स्थापित करने वाले हैं? यान वेंकाई ने दाहुआ की ओर देखा, उसका रंग खराब था, उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। बड़ी बहन, लिटिल प्रिंस के साथ वास्तव में क्या समस्या है? उस दिन अपना आपा खोने के बाद दीफू दोपहर में हमें ब्रेक की सूचना देने के लिए आया था, और तब से हमने लिटिल प्रिंस को दोबारा नहीं देखा है। दाहुआ, क्या आप उसकी तलाश में नहीं गए थे? यान वेंकाई, बेशक हमने किया। हमने शहर में उनके आवास, ग्लास फैक्ट्री, यहाँ तक सैन्य शिविर में भी देखा, लेकिन वहां कोई नहीं है। दाहुआ की भौहें सख्त हो गईं और एक पल की चुप्पी के बाद उसने वांग मैनमैन से कहा, भाई जियाओलियू को गाड़ी तैयार करने के लिए कहो, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। वेंताओ ने कहा, यदि आप लिटिल प्रिंस के आवास पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वेंकाई और मैं हर दिन वहां जाते रहे हैं, और द्वारपाल हमेशा कहते हैं कि लिटिल प्रिंस वहां नहीं है। अविचलित, दाहुआ ने वांग मनमन को जल्दी से गाड़ी तैयार करने का संकेत दिया। उसके जाने के बाद दाहुआ ने कहा, शायद वह किसी को देखना नहीं चाहता। यान वेंकाई की भौहें सिकुड़ गईं, बड़ी बहन, वास्तव में क्या चल रहा है? दाहुआ, मुझे यकीन नहीं है कि खबर सही है या नहीं। जियो येयान को देखने के बाद मैं आप दोनों को बताऊंगा। जल्दबाजी में दोपहर के भोजन के बाद दाहुआ ने दुकानों की जांच करने के बहाने मैडम ली की अनुमति ली और वह वेंकाई और वेंताओ के साथ घर से निकल गई। एक बार यान निवास के बाहर तीनों सीधे जियो येयान के निवास की ओर चले गए। दुर्भाग्य से निवास के सामने के दरवाजे पर पहुंचने पर द्वारपाल ने फिर भी जोर देकर कहा कि जियो येयान वहां नहीं था। यान वेंकाई ने दाहुआ पर नजर डाली, जो उनका पीछा कर रहा था, और एक पल के विचार के बाद उसने एक नौकर को खींच लिया जो आमतौर पर उनके साथ मजाक करता था। मेरे साथ ईमानदार रहो, लड़के। क्या लिटिल प्रिंस वास्तव में निवास में नहीं है, या यह सिर्फ इतना है कि वह हमें देखना नहीं चाहता है? नौकर ने कड़वी मुस्कान बिखेरी, थर्ड मास्टर यान, फोर्थ मास्टर यान, मैंने वास्तव में आप दोनों से झूठ नहीं बोला है। मास्टर के साथ आपके रिश्ते को ध्यान में रखते हुए अगर वह वास्तव में यहाँ होते तो मैं इसे आपसे छिपाने की हिम्मत नहीं करता। ईमानदारी से कहूं तो कुछ दिन पहले गवर्नर गुओ और सलाहकार जियांग भी आए थे। उन्होंने कहा कि वे मास्टर को अपने घर पर चीनी नव वर्ष मनाने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन चूंकि मास्टर यहाँ नहीं थे, वे बस थोड़ी देर बैठे और फिर चले गए। यान वेंकाई दाहुआ की ओर मुड़े और फिर पूछा, तो गवर्नर गुओ ने लिटिल प्रिंस को भी नहीं देखा? नौकर, ठीक है, मालिक वास्तव में यहाँ नहीं था। यान वेंकाई ने नौकर को रिहा कर दिया, और एक बार जब वह व्यक्ति चला गया, तो उसने दाहुआ की ओर देखते हुए कहा, छोटा राजकुमार वास्तव में निवास में नहीं हो सकता है। दाहुआ बिना एक शब्द कहे चुप रहा। यान वेंताओ, दाहुआ, आप पहले घर क्यों नहीं जाते? वेंकाई और मैं खोज जारी रखेंगे। दाहुआ ने अपना सिर हिलाया, थोड़ा सोचा, मुख्य सड़क को सामने के गेट से छोड़ दिया और पीछे के गेट की ओर मुड़ गया। दाहुआ को आसपास की दीवार को ध्यान से घूरते हुए देखकर यान वेंकाई के गाल हिल गए। बड़ी बहन, कृपया मुझे मत बताएं कि आप दीवार पर चढ़ने की योजना बना रहे हैं।
दाओ हुआ ने सिर हिलाया, हाँ, मैं बिल्कुल यही करने जा रहा हूँ। यान वेंकाई अवाक दृष्टि से, यदि आप वास्तव में अंदर जाना चाहते हैं, तो सामने वाले गेट से चलें। वहां के लोग मुझे और थर्ड ब्रदर को रोकने की हिम्मत नहीं करेंगे। दाओ हुआ, सामने का गेट लेने पर हम जियो यान को नहीं देख पाएंगे। उसने चारों ओर देखा, देखा कि आसपास कोई पेड़ या कुछ भी नहीं था, सोच में पड़ गई, फिर उसकी नजर यान वेंताओ और यान वेंकाई पर पड़ी। यान वेंकाई को असमंजस की दृष्टि से देखा गया, जबकि यान वेंताओ ने एक आह भरी और इस्तीफा देकर दीवार के कोने पर बैठ गया। दाओ हुआ को कुशलतापूर्वक यान वेंटाओ के कंधे पर कदम रखते हुए और दीवार पर चढ़ते हुए देखकर यान वेंकाई स्तब्ध और अवाक दोनों थे। ऐसा लगता था कि जब वे छोटे थे तो उनकी बड़ी बहन और तीसरा भाई अक्सर दूसरे लोगों की दीवारों पर चढ़ने जैसी गतिविधियों में लगे रहते थे, अन्यथा इतने वर्षों के बाद भी उनमें इतनी समझ नहीं होती। निवास की निगरानी कर रहे हिडन गार्ड्स ने 3 यान भाई बहनों को एक के बाद एक दीवार पर चढ़ते देखा और कुछ अवाक रह गए। पूरी तरह से अच्छे सामने वाले गेट का उपयोग करने के बजाय उन्हें बस दीवार पर चढ़ना पड़ता है, कितनी अजीब आदत है। यान वेंकाई और यान वेंताओ ने दाओ हुआ का दीवार के पार निवास में पीछा किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह हर जगह उसे खोजेगी। हालांकि उन्होंने सिर्फ एक प्रतीकात्मक दौर चलाया। दोनों आदमी थोड़े निराश थे, लेकिन फिर भी उन्हें उसके साथ जाना था, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी गर्दन जोखिम में डालनी पड़े। जब वे वापस जाने के लिए दीवार पर चढ़ रहे थे, तो दाओ हुआ ने छत से कहा, मैं कल फिर से दीवार पर चढ़कर आऊंगा। बोलने के बाद उसने दीवार के नीचे वांग मनमन की ओर देखा और अपना दाहिना हाथ घुमाया। वांग मनमन ने दाओ हुआ की नजर पकड़ी और उसे अचानक एहसास हुआ। उसने कहा, मिस, आपको दीवार पर नहीं चढ़ना चाहिए, आपके हाथ की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। अगर आप गिरकर या किसी चीज से टकराकर घायल हो जाएं तो क्या होगा? यह सुनकर दाओ हुआ के होंठ थोड़े सिकुड़ गए और वह अपने दोनों भाइयों की मदद से दीवार से नीचे कूद गई। उन तीनों के चले जाने के बाद 2 हिडन गार्ड छत पर दिखाई दिए। दोनों हिडन गार्ड्स ने एक दूसरे की ओर देखा। हिडन गार्ड 1 कुछ झिझकते हुए, क्या हमें मालिक को सूचित करना चाहिए? हिडन गार्ड 2 ने दृढ़ता से कहा, मास्टर ने कहा है कि वह किसी को नहीं देख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे ढूंढ रहा है। हिडन गार्ड 1 ने अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन मास्टर ने यह भी कहा कि अगर दाओ हुआ को कोई भी समस्या है, चाहे वह कितनी भी छोटी मोटी क्यों न हो, हमें उसे तुरंत सूचित करना होगा। हिडन गार्ड 2 थोड़ा झिझकने लगा। हिडन गार्ड 1 ने जारी रखा, क्या आप दाओ हुआ की नौकरानी के शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ गए? यदि दीवार पर चढ़ते समय दाओ हुआ को चोट लग जाती है और मालिक को पता चल जाता है, इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, हिडन गार्ड 2 ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, इसकी सूचना मास्टर को दी जानी चाहिए। अन्य लोग इसके बारे में स्पष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे, हिडन गार्ड्स के रूप में, अच्छी तरह से समझते थे कि दाओ हुआ मास्टर की अकीलीज हील थी। जो कोई भी उसे छूता है, उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। 12वें चंद्र माह के ठंडे मौसम के कारण यान वेंकाई और वेंताओ ने इस बार गाड़ी में दाओ हुआ का पीछा किया। यान निवास पर वापस जाते समय यान वेंकाई ने दाओ हुआ से पूछा, बड़ी बहन, आपने अभी दीवार पर चढ़ने के बाद किसी की तलाश क्यों नहीं की? दाओ हुआ ने उत्तर दिया, जियो यांग वहां नहीं है तो मुझे किसकी तलाश करनी चाहिए? सलाहकार जियांग और गवर्नर गुओ दोनों की अनुपस्थिति ने संकेत दिया कि जियो यांग वास्तव में उनसे बच रहा था। यान वेंकाई ने भौहें चढ़ाई, तो फिर तुम दीवार पर क्यों चढ़ गए? दाओ हुआ ने यान वेंकाई को क्या तुम बेवकूफ हो कहते हुए देखा, बेशक, जियो यान को यह बताने के लिए कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं। यान वेंकाई पकड़ने में थोड़ा धीमा था और वेंताओ की ओर एकटक देखता रहा और उसके भ्रम दूर होने का इंतजार करता रहा। वेंताओ एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने कहा, लिटिल प्रिंस द्वारा आवास पर हिडन गार्ड्स जरूर छोड़े गए होंगे। अगर कोई जरूरी बात सामने आती है तो हिडन गार्ड्स के पास निश्चित रूप से लिटिल प्रिंस को सूचित करने का एक तरीका होगा। उसने दाओ हुआ की ओर देखा, तो अंत में आपने मैनमैन से जो शब्द कहे, वे हिडन गार्ड को सुनने के लिए थे। दाओ हुआ ने सिर हिलाया, चिंता से उसकी भौहें तन गईं। चूंकि गवर्नर गुओ और सलाहकार जियांग दोनों व्यक्तिगत रूप से जियो येयान को खोजने आए थे, इसलिए यह अत्यधिक संभावना थी कि प्रिंस पिंग द्वारा लेडी मा के उत्थान का समर्थन करने की अफवाह सच थी। स्मैक। वेंताओ का स्पष्टीकरण सुनकर यान वेंकाई ने अपने ही सिर पर जोर से थप्पड़ मारा, अरे नहीं, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। अगर मुझे पता होता तो मैं हिडन गार्ड से लिटिल प्रिंस को मेरे लिए सूचित कर देता। वेंताओ ने उसकी ओर उदास दृष्टि से देखा, जिसका सूक्ष्म अर्थ यह था कि यह युक्ति केवल दाओ हुआ के लिए काम करेगी।
भले ही वे दीवार पर चढ़ने से गिर जाएं और मर जाएं, उनका मानना कि हिडन गार्ड उन्हें दूसरी नजर से भी नहीं बख्शेगा। थोड़ी देर बाद यान वेंकाई ने फिर से पूछा, छोटे राजकुमार को यह बताकर कि आप उसे ढूंढ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वह आपसे मिलने आएगा? उसने सोच समझकर अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए कहा, यह अब मेरे लिए स्पष्ट है। छोटा राजकुमार जानबूझकर छिप रहा है, लेकिन क्यों? वेंताओ ने भी दाओहुआ की ओर देखा। दाओहुआ चुप रहा और कुछ नहीं बोला। वेंताओ और यान वेंकाई ने एक दूसरे पर नजरें डाली, उन्हें लगा कि दाओहुआ को कुछ पता होना चाहिए। लेकिन चूंकि यह छोटी बहन हमेशा से ही इतनी सिद्धांतवादी रही है, अगर वह साझा न करना चाहे तो वे वास्तव में कुछ नहीं कर सकते थे। जल्द ही वे तीनों यान निवास लौट आए। उस रात दाओहुआ बिस्तर पर करवटें बदलते हुए लेटी थी, उसका दिमाग जियो यान के विचारों से भरा हुआ था। वह कहाँ हो सकता है, वह क्या कर सकता है, और क्या वो इस समय बहुत परेशान महसूस कर रहा है? वांग मनमन, जो बाहर रात की पाली में थी, ने हंगामा सुना, अपना कोट पहना और ब्रेजियर में और कोयला डालने के लिए अंदर आई। मिस, आपको कुछ नींद लेनी चाहिए। लिटिल प्रिंस की देखभाल के लिए डी फू है, वह ठीक हो जाएगा। क्या आप कल लिटिल प्रिंस को देखने नहीं जा रहे हैं? आपको अच्छी तरह से आराम करने की जरूरत है। जैसे ही वांग मैनमैन ने कोयला बेसिन की देखभाल पूरी की और जाने ही वाला था, दाओहुआ ने अचानक पूछा, क्या आपको लगता है कि वह कल मुझसे मिलने आएगा? वांग मनमन मुस्कुराए, बेशक वह ऐसा करेगा। छोटा राजकुमार तुम्हें बहुत याद करता है, वह दीवार पर चढ़ने में तुम्हें कैसे नजरअंदाज कर सकता है? दाओहुआ इतना निश्चित नहीं था, जरूरी नहीं, वह जानता है कि मैं सक्षम हूं, थोड़ी सी दीवार पर चढ़ने से उसे चिंता नहीं होगी, है ना? वांग मैनमैन ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें एक छोटी सी खरोंच भी लग जाए, तो छोटे राजकुमार को चिंता होगी। दाओहुआ ने आह भरते हुए कहा, शायद पहले, लेकिन इस बार अगर प्रिंस पिंग वास्तव में लेडी माँ को बढ़ावा देने में सफल हो जाते हैं, तो इससे जियो यान को बहुत नुकसान होगा। हो सकता है कि वह इस समय किसी को भी नहीं देखना चाहते हो। अब वांग मनमन भी इतने आश्वस्त नहीं थे। अगर वह उसकी जगह होती, तो उसने अनुमान लगाया कि शायद वह भी छिपना चाहेगी। मिस, आपको रात को अच्छी नींद लेनी चाहिए, और हम कल जाकर देखेंगे, तब हमें सब कुछ पता चल जाएगा, है ना? दाओहुआ ने अधिक कुछ नहीं कहा और वांग मनमन को सोने के लिए जाने का इशारा किया, जबकि वह खुद ऊपर की ओर देखती रही, सोच में डूबी रही। अगली सुबह दाओहुआ बहुत तरोताजा महसूस नहीं करते हुए बिस्तर से उठा, नाश्ता किया और फिर यान वेंकाई और वेंताओ के साथ बाहर निकला। वे तीनों सबसे पहले पूछताछ करने के लिए मुख्य द्वार पर गए और पता चला कि जियो यांग अभी भी वहां नहीं है। फिर वे उस स्थान की ओर चले गए जहां वे एक दिन पहले दीवार पर चढ़े थे। यान वेंकाई ने दाओहुआ की ओर देखा, फिर से चढ़ रहे हो? दाओहुआ ने सिर हिलाया। यान वेंकाई तेजी से दीवार के कोने तक चला गया और नीचे झुक गया, चलो, आज तुम्हारा चौथा भाई तुम्हें बढ़ावा देगा। इस बार दाओहुआ कुछ देर के लिए निवास के आसपास घूमता रहा। आवास के अधिकांश घर खाली थे और एकदम शांत थे, लगभग कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब वे परिसर में चढ़े तो उन्हें छिपने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दाओहुआ चारों ओर देखते हुए यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि जब जियो यांग यहाँ वापस आएगा तो उसे बहुत अकेलापन महसूस होगा, है ना? पूरा दौरा करने के बाद यान वेंताओ और यान वेंकाई दाओहुआ के साथ फिर से बाहर आए। दाओहुआ की उदासीन अभिव्यक्ति को देखकर यान वेंताओ ने उसे सांत्वना दी, शायद छोटा राजकुमार अभी भी अपने रास्ते पर है। हमें गाड़ी में इंतजार करना कैसा रहेगा? दाओहुआ ने आवास की ओर देखा और सिर हिलाया। गाड़ी के अंदर दाओहुआ चुप रहा। न तो यान वेंकाई और न ही यान वेंताओ को पता था कि क्या कहना है, इसलिए वे तीनों वहीं चुपचाप बैठे रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया और इससे पहले कि उन्हें पता चलता, दोपहर हो गई। यान वेंकाई ने दाओहुआ के रंग रूप पर एक नजर डाली और भूख लगने के बावजूद शेन घंटों दोपहर 3 बजे की शुरुआत तक एक शब्द भी नहीं कहा। जब वह वास्तव में अब भूख सहन नहीं कर सका और अंत में कहा, क्या रहेगा अगर हम कुछ खा लें और फिर वापस आ जाएं? दाओहुआ ने दबी आवाज में उत्तर दिया, मुझे भूख नहीं है। यान वेंकाई और अधिक कहना चाहते थे, लेकिन यान वेंताओ ने उन्हें रोक दिया। यह कैसा रहेगा? दाओहुआ, तुम गाड़ी में रुको और मैं अपने चौथे भाई के साथ वापस लाने के लिए कुछ खाना खरीदने के लिए बाहर जाऊंगा। दाओहुआ, मुझे सच में भूख नहीं है। तुम लोग जाकर खाओ। यान वेंताओ, ठीक है, हम जल्दी से भोजन के लिए बाहर जाएंगे और फिर आपके लिए कुछ पेस्ट्री वापस लाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यान वेंकाई को गाड़ी से बाहर खींच लिया। उन दोनों के जाने के बाद दाओहुआ भी गाड़ी से बाहर निकला। वांग मैनमैन, मिस, कृपया गाड़ी में रहें। बाहर काफी ठंड है।
दाओ हुआ ने अपना सिर हिलाया, अपनी आंखें दीवार की ओर उठाई और बुदबुदाया, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब तक मैं जियो येयांग को ढूंढता हूं, वह दिखाई देगा। संभवतः यह उसकी सामान्य उत्सुकता और सावधानी के कारण था कि उसे इस तरह के भ्रम में डाल दिया गया था। दरअसल वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। उसे सिर्फ इसलिए क्यों प्रकट होना चाहिए क्योंकि वह उसे ढूंढ रही है। तभी आसमान से बर्फ गिरने लगी। मिस, बर्फबारी हो रही है। चलो जल्दी से गाड़ी में वापस चलें। दाओ हुआ ने वांग मैनमैन की बातों को नजरअंदाज कर दिया और बर्फ के टुकड़ों को अपनी हथेली में गिरने देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ठंडी बर्फ के टुकड़े उसके हाथ में पिघल गए और ठंडक उसकी हथेली से होते हुए उसके दिल में समा गई। अचानक उसके सिर के ऊपर एक कागज का छाता दिखाई दिया। दाओ हुआ का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया, लेकिन यह देखकर कि छाता पकड़ने वाला व्यक्ति वांग मनमन था, उसके चेहरे से मुस्कान एक पल में गायब हो गई और उसकी आंखें गहरी निराशा से भर गईं। वांग मैनमैन, मिस, बर्फ भारी हो रही है। हमें वास्तव में अब वापस जाना चाहिए। यदि आप छोटे राजकुमार के बारे में चिंतित हैं, तो हम भाई जियाओलियू को आने और निगरानी रखने के लिए कह सकते हैं। जैसे ही छोटा राजकुमार लौटेगा, वह आपको तुरंत सूचित करेगा। थोड़ी ही देर बाद जमीन सफेद बर्फ की परत से ढंक गई और उसे चिंता हुई कि जल्द ही सड़क अगम्य हो जाएगी। मेरे तीसरे और चौथे भाई अभी तक वापस नहीं आए हैं। दाओ हुआ ने आसमान से गिरती हुई बड़ी बड़ी बर्फ के टुकड़ों को देखा, उसकी आंखों में निराशा और भी प्रबल हो गई। ऐसे मौसम में वास्तव में ऐसा लग रहा था कि जियो येयांग दिखाई नहीं देगा। वांग मनमन, तो फिर चलो सड़क के कोने पर उनका इंतजार करें। दाओ हुआ एक पल के लिए चुप हो गया, फिर सिर हिलाया, मुझे बर्फ में चलते हुए काफी समय हो गया है। मैं वहां चलूंगा। इतना कहकर वह दीवार के सहारे चलने लगी। वांग मनमन उसके लिए छाता पकड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। दाओ हुआ बिना सोचे समझे चल रही थी, दीवार के कोने से मुट्ठी भर बर्फ लेने के लिए नीचे बैठ गई और उसे अपने हाथों में लेकर खेल रही थी। थोड़ी देर बाद उसने उसे जोर से दीवार पर दे मारा, मानो अपनी भड़ास निकाल रही हो। ऐसे ठंडे मौसम में बर्फ से खेल रहा हूं और ठंड से नहीं डरता, आवाज आई। जैसे ही दाओ हुआ अधिक बर्फ इकट्ठा करने के लिए फिर से नीचे बैठी, उसके पीछे से अचानक एक गर्म और गहरी पुरुष आवाज आई। आवाज सुनकर दाओ हुआ के मुंह के कोने मुड़े बिना नहीं रह सके। नीचे उड़ रहे बर्फ के टुकड़ों को कागज की छतरी द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया, क्योंकि दाओ हुआ मुट्ठी भर बर्फ निचोड़ने के बाद धीरे धीरे खादी हुई। फिर उसने जियो येयांग की ओर देखा जो 1 फुट दूर था। इस समय जियो येयांग दिखने में सामान्य से अलग नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी भौहें आराम की कमी के कारण थकी हुई लग रही थी और उसकी आंखों में भी एक अचूक अकेलापन झलक रहा था। दाओ हुआ का दिल घुटन भरा, थोड़ा खट्टा और कुछ कसला सा महसूस हुआ। सहज रूप से उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपने होंठ हिलाए, एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी उसने पहले से तैयार किए गए सांत्वना भरे शब्दों को नहीं बोला। यह लड़का घमंडी था और उस पल में उसके लिए कोई भी शब्द फीका लगेगा। न केवल उसे सांत्वना देने में विफल रहा, बल्कि इसके बजाय उसे और भी दूर धकेलने की संभावना थी। जियो येयांग से निकलने वाली उदास ऊर्जा को देखकर दाओ हुआ ने एक सांस ली। उसे लगा जैसे वह कुछ नहीं कर सकती। अगर वह अपनी भावनाओं को बिना बाहर निकाले इसी तरह बोतल बंद करता रहा, तो यह उसके मानस को विकृत कर सकता है। उस विचार के साथ दाओ हुआ स्मैक ने अपने हाथ में मौजूद स्नोबॉल को जियो येयांग पर फेंक दिया। जियो येयांग, तुमने मुझे इतने लंबे समय तक इंतजार कराया, मेरा मूड बहुत खराब है। जैसे ही वह बोल रही थी, वह एक और स्नोबॉल बनाने के लिए नीचे झुकी और बम, यह सीधे जियो येयांग के हाथ पर लगा जिसने छाते का हैंडल पकड़ रखा था। कागज का छाता बर्फीली जमीन पर गिर गया। डी फू, जो कई मीटर दूर था, ने यह दृश्य देखा और उसका दिल अचानक धड़कने लगा और उत्सुकता से बुदबुदाया, मेरी लेडी यान, कृपया इस समय मास्टर को उत्तेजित न करें। मालिक अपने गुस्से को रोक रहा था और अब वह बारूद के ढेर की तरह था। इन दिनों में वह और उसकी सेवा करने वाले अन्य लोग एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लगातार घबराहट में जी रहे थे। वांग मैनमैन का दिल भी कड़ा हो गया। अभी अभी जब छोटा राजकुमार गाड़ी से उतरा तो उसने देखा, उसके चेहरे पर उदासी स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि वह बहुत बुरे मूड में था। उसने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। जमीन पर छाते को देखते हुए जियो येयांग मुंह सिकुड़ते हुए दाओ हुआ की ओर देखने लगा, अपने दिल में निराशा को दबाते हुए, और ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या कर रहे हो? दाओ हुआ ने निडरता से उसकी निगाहों से मुलाकात की। क्या अब तुम क्रोधित हो? इतने ठंडे मौसम में मैंने तुम्हारे लिए इतने लंबे समय तक इंतजार किया है, मुझे ही क्रोधित होना चाहिए। इसके साथ ही उसने एक और स्नोबॉल फेंका।
अपने लिबादे पर बर्फ के निशानों को देखकर जियो येयान की भौहें निराशा से झुक गईं। दाओ हुआ ने उत्तेजक दृष्टि से उसे चुनौती दी, क्या बात है, इसे संभाल नहीं सकते? यदि तुम नहीं कर सकते तो मुझ पर वापस एक स्नोबॉल फेंक दो। अन्यथा बस एक खंभे की तरह वहीं खड़े रहो और मुझे तुम पर अपना गुस्सा निकालने दो। बम बम बम। उसके लिबादे पर बर्फ के निशान और अधिक बढ़ गए और जियो येयान के दिल में आग अपने चरम पर पहुंच गई। दूरी में दाओहुआ द्वारा फेंके गए प्रत्येक स्नोबॉल के साथ डीफू और वांग मैनमैन के दिल ऊंचे हो गए, और यहां तक छाया में अदृश्य छिपे हुए गार्ड भी मदद नहीं कर सके, लेकिन अपने माथे से पसीना पोंछ सके। यह लेडी यान सचमुच मौत से खिलवाड़ कर रही है। बाम। जैसे ही एक स्नोबॉल जियो येयान के माथे के ठीक बीच में लगा, वह अंततः झुंझलाहट से फट पड़ा। यान यी, इसे बहुत दूर मत धकेलो। जवाब में एक और स्नोबॉल सीधा उसके मुंह पर लगा। जियो येयान पीटुई ने अपने मुंह से बर्फ उगल दी, दाओहुआ को घूर कर देखा, नीचे झुक गया, साथ ही एक स्नोबॉल भी बनाया और उसे जोर से, तेज और सटीक तरीके से फेंका, जिससे दाओहुआ की पीठ में चोट लग गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जियो येयान, मुझे मारने की? मैं तुम्हें सबक सिखाने जा रहा हूं। दाओहुआ ने गुस्से में चिल्लाया, फिर और भी तेजी से स्नोबॉल फेंके, और चूंकि उसका निशाना तेज था, विवश जियो येयांग ने खुद को उछलते और चकमा देते हुए पाया। हा, जियो येयांग, अब तुम एक घबराए हुए बंदर की तरह हो, देखते हैं क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हो। जियो येयांग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, यान यी, कृपया कुछ आत्म जागरूकता रखें, मैं आपके साथ आसानी से पेश आऊंगा। अगर हमने गंभीरता से लड़ाई की, तो मैं निश्चित रूप से आपको नीचे गिरा दूंगा। यह सुनकर दाओहुआ भड़क उठी, अपने कूल्हों पर हाथ रखते हुए, आपको आसानी से जाने के लिए किसने कहा? आपको लगता है कि केवल आप ही कुशल हैं। मैं मार्शल आर्ट में केवल कम कुशल हूं, लेकिन जब फुर्तीले होने की बात आती है, तो मैं आपको कई राहें पीछे छोड़ दूंगी। जियो येयांग ने चिढ़कर हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि तुम कितने सक्षम हो। इसके साथ ही उसने अब पीछे न हटते हुए तेजी से स्नोबॉल फेंकना शुरू कर दिया। ओ, जियो येयांग, तुम बेवकूफ हो, तुमने सचमुच मुझे मारा। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम इसे संभाल सकते हो? तो फिर इससे बचो। बम बम बम। निवास के पीछे की गली में बर्फ के गोले आगे पीछे उड़ रहे थे, जिससे काफी जीवंत दृश्य बन गया। वाह, जियो येयांग के आसपास की उदासी को धीरे धीरे दूर होते देख डीफू ने राहत की लंबी सांस ली। जब से उन्हें मार्क्वेस की पत्नी को अपनी प्रमुख पत्नी के रूप में पदोन्नत करने के राजकुमार के फैसले के बारे में पता चला, तब से स्वामी अपने शुरुआती गुस्से के बाद चुप हो गए थे। क्रोधित गुरु की तुलना में वह उस गुरु से अधिक डरता था जिसने कुछ नहीं किया और कुछ नहीं कहा। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि स्वामी के 10वें जन्मदिन पर राजकुमार स्वामी को महल से वापस राजकुमार निवास में ले गया था। राजकुमार ने गुरु के साथ जन्मदिन मनाने का वादा किया था, लेकिन घोड़े की पत्नी और बड़े बेटे से उलझने के कारण उसने अपना वादा तोड़ दिया। उस समय मालिक का मौन, शांत व्यवहार उसे अभी भी याद था। फिर भी अगले ही दिन राजकुमार के सामने मालिक ने सीधे राजकुमार द्वारा उपहार में दिए गए छोटे टट्टू को मार डाला था। उसके बाद मालिक और राजकुमार के बीच संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए थे, और झोंकझू में अपहरण तक मालिक कभी भी राजकुमार निवास में वापस नहीं लौटा था। पिछले कुछ दिनों से मास्टर चिंतित था, और वह वास्तव में चिंतित था कि मास्टर कुछ जल्दबाजी करेगा। शुक्र है कि मास्टर के पास मिस यान थी। कल एक हिडन गार्ड ने बताया कि जब मिस यान मालिक को खोजने के लिए दीवार पर चढ़ी थी, तो उसने स्पष्ट रूप से देखा कि मालिक की आंखें एक घायल अकेले जानवर की तरह अचानक चमकदार रोशनी से चमक उठी। जियो येयांग, तुम धीमे हो जाओ, मैं अब और नहीं दौड़ सकता। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मुझसे कई सड़कों पर आगे निकल सकते हो? फिर भागो। जब यान वेनकाई और यान वेनताओ रात के खाने से लौटे, तो उन्होंने गली में जियो येयान को स्नोबॉल के साथ अपनी छोटी बहन का पीछा करते हुए देखा। छोटे राजकुमार, तुम मेरी बहन को इस तरह कैसे धमका सकते हो? यान वेनकाई तुरंत दाओहुआ की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। अपने दोनों भाइयों को वापस लौटते देख दाओहुआ के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। तीसरा भाई, चौथा भाई, जियो येयांग मुझे धमका रहा है, मुझे स्नोबॉल से मार रहा है, तुम लोगों को मुझसे बदला लेना होगा। यान वेनकाई ने कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की और उसे समझाने के लिए तैयार था, छोटे राजकुमार, आप जो कर रहे हैं वह सही नहीं है। एक पुरुष के रूप में आपको महिलाओं के प्रति विचारशील होना चाहिए। धमाके। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, एक स्नोबॉल सीधे यान वेनकाई के मुंह में लगा। पटुई, यान वेनकाई ने गुस्से में अपने मुंह से बर्फ उगल दी। छोटे राजकुमार, यह वास्तव में गुप्त था।
अपने चौथे भाई को लंबे समय तक चलने वाली बहस में उतरने की तैयारी करते देख दाहुआ ने उसके हाथों में मुट्ठी भर बर्फ भर दी। चौथे भाई, जियो येयांग ने तुम्हें मारा, आओ उसे वापस मारो। तभी जियो येयांग का एक और स्नोबॉल उड़कर यान वेंकाई से टकराया और वो चिल्लाने लगा, छोटे राजकुमार तुम बहुत दूर चले गए हो। इतना कहते हुए उसने अपने हाथ में स्नोबॉल को मजबूती से दबाया और जियो येयांग पर तेजी से फेंक दिया। दाहुआ जल्दी से अपनी सांस लेने के लिए एक तरफ हट गई। स्नोबॉल लड़ाई वास्तव में थका देने वाली होती है। हालांकि जियो येयांग की आंखों में चमक लौटती देखकर दाहुआ फिर से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। यह देखकर कि उसका तीसरा भाई एक तरफ खड़ा है और शो का आनंद ले रहा है, उसने तुरंत उसे इशारा किया, तीसरे भाई बस वहीं खड़े मत रहो। चौथे भाई का जियो येयांग से कोई मुकाबला नहीं है, तुम उसकी मदद करो। यान वेंताओ ने दाहुआ पर नजर डाली, फिर जियो येयांग पर, जो पागलपन से स्नोबॉल फेंक रहा था जैसे कि कुछ निकाल रहा हो। अपने हाथ में लिए स्नैक्स दाहुआ को सौंपते हुए वह भी स्नोबॉल लड़ाई में शामिल हो गया। धमाके। यान वेंताओ द्वारा अपने कंधे पर मारे गए स्नोबॉल की छाप देखकर जियो येयांग ने अपने लिबादे को झाड़ा और फिर उसे उतारकर एक तरफ फेंक दिया। सावधान रहो तुम दोनों, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं तुम्हें आज नीचे नहीं गिरा देता। दाहुआ के खिलाफ लड़ते समय उन्हें अपनी ताकत का ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन यान वेंटाओ और यान वेंकाई के खिलाफ ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। कई बार मार खाने के बाद यान वेंकाई चिल्लाया, चलो देखते हैं कौन किसे नीचे गिराता है। अचानक गली में बर्फ के गोले अव्यवस्थित ढंग से उड़ने लगे। यदि पहले दाहुआ और जियो येयांग के बीच स्नोबॉल लड़ाई सिर्फ एक मामूली झड़प थी, तो अब जियो येयांग, यान वेंकाई और यान वेंटाओ के बीच भयंकर लड़ाई तीव्र थी। दाहुआ कोने में बैठ गई और जब भी उसने शरीर पर स्नोबॉल के टकराने की आवाज और दबी दबी घुरघुराहट सुनी तो वह जियो येयांग और उसके दो भाइयों के लिए दर्द महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। 2 बनाम 1, जियो येयांग पहले तो काफी सहजता से प्रबंधन कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसमें थकान के लक्षण दिखने लगे। यह देखकर दाहुआ तेजी से भागा, जियो येयांग मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर यान वेंकाई ने तुरंत हंगामा करना शुरू कर दिया, बड़ी बहन यह उचित नहीं है, तीसरा भाई और मैं आपसे बदला ले रहे थे। दाहुआ, ओह चलो यह सिर्फ एक खेल है, आप दोनों एक के खिलाफ हैं, क्या यह उचित है? यान वेंकाई, क्या आप भी कुछ ज्यादा ही बेवफा नहीं है? दाहुआ, बकवास, मैं अभी भी तुम्हारे पक्ष में हूं। जैसे ही वह बोल रही थी, दाहुआ द्वारा फेंका गया स्नोबॉल सीधे यान वेंकाई के चेहरे पर लगा। हा हा हा, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। चौथे भाई, आपकी चाल अच्छी नहीं है। आह, मैं थक गई हूं, मैं अब और ऐसा नहीं कर सकती। आधे घंटे तक संघर्ष करने के बाद दाहुआ इतनी थक गई थी कि वह मुश्किल से अपनी सांस ले पा रही थी और बर्फ में गिर गई। जियो येयांग और यान वेंटाओ और यान वेंकाई दोनों की हालत ज्यादा बेहतर नहीं थी, वे सभी जोर जोर से सांस ले रहे थे। जियो येयांग ने थोड़ी देर आराम किया और एक बार जब उसकी सांसें थम गईं, तो वह दाहुआ के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया। जमीन ठंडी है, अपने आप को मत रोको। दाहुआ ने उपेक्षापूर्वक अपना हाथ लहराया, नहीं, मैं अभी काफी गर्म हूं। दाहुआ के माथे पर हल्का पसीना देखकर जियो येयांग ने एक रूमाल निकाला, ध्यान से उसे साफ किया और फिर अपना लबादा सीधा किया। उसने उसका हाथ पकड़ा और यान वेंताओ और यान वेंकाई की ओर मुड़ा, चलो अंदर चले और बैठे। इतना कहने के बाद वह दाहुआ को गली से पिछले दरवाजे की ओर ले गया। यान वेंकाई और यान वेंताओ ने एक दूसरे पर नजरें डाली और तेजी से उनका पीछा किया। रास्ते में जियो येयांग ने उन तीनों को देखा और पूछा, पिछले कुछ दिनों से तुम हर दिन मेरी तलाश में आ रहे हो, क्या कुछ हो रहा है? यान वेंकाई ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, और आप में पूछने की हिम्मत है? आप बिना कुछ कहे गायब हो जाते हैं, जिससे हम आपको इधर उधर खोजने पर मजबूर हो जाते हैं। जियो येयांग ने यान वेंकाई और यान वेंटाओ पर नजर डाली और उनके चेहरे पर कोई विशेष अभिव्यक्ति न देखकर उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी चमक गई। ऐसा लग रहा था कि वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि क्या हुआ था और शायद वे केवल उसके बारे में चिंतित थे। इस पर विचार करते हुए जियो येयांग का मूड थोड़ा हल्का हो गया और फिर वह दाहुआ की ओर मुड़ा, और तुम सर्दियों के बीच में दीवार पर चढ़कर मेरे घर में आ गए, यह सब क्या है? दाहुआ ने उसे घूर कर देखा और गुस्से से बोला, मेरा शरीर अकड़ रहा था, मुझे थोड़ा घूमने की जरूरत थी, ठीक है। जियो येयांग धीरे से हंसा और उसके कोमल हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, जब तक तुम खुश हो। जियो येयांग की हल्की अभिव्यक्ति देखकर दाहुआ के मुंह के कोने भी अनायास ही उठ गए। जल्द ही वे चारों पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए।
दाओ हुआ और अन्य लोगों को मुख्य अतिथि प्रांगण में ले जाने के बजाय जियो येयांग उन्हें सीधे उस प्रांगण में ले गया जहां वह आमतौर पर रहता था। डी फू उनसे पहले ही कमरे में लौट आया था। जब तक चारों पहुंचे, अंदर एक चारकोल ब्रेजियर अच्छी तरह से जल चुका था। कमरे में प्रवेश करने पर दाओ हुआ को तुरंत अपने ऊपर गर्म हवा की लहर महसूस हुई। वह पहले से ही गतिविधि से थोड़ी गर्म थी और अब कमरे के अंदर उसे और भी अधिक गर्मी महसूस हो रही थी। उसने आराम से अपना लबादा उतार दिया। जियो येयांग ने उससे इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और खुद ही इसे कोट रैक पर लटका दिया। यान वेनकाई ने भी अपना लबादा उतार दिया और डी फू को सौंप दिया। फिर जियो येयांग की ओर देखा। छोटे राजकुमार, आप पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? जियो येयांग ने उसकी ओर देखा और एक क्षण की चुप्पी के बाद उत्तर दिया, कहीं ज्यादा नहीं, बस बीजिंग के बाहरी इलाके में घूम रहा हूँ। यान वेनकाई, बीजिंग के बाहरी इलाके में देखने लायक क्या है? झिझकने के बाद उन्होंने कहा, छोटे राजकुमार, क्या आप किसी तरह की परेशानी में पड़ गए हैं? जियो येयांग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस तरह देखकर यान वेनकाई ने तुरंत कहा, अगर वास्तव में कुछ है तो आपको मुझे और थर्ड ब्रदर को बताना होगा। चाहे कुछ भी हो, वेंटाओ और मैं अभी भी कुछ मदद की पेशकश कर सकते हैं। यान वेंटाओ ने भी कहा, हम दोनों आपके पक्ष में हैं। जियो येयांग ने उनकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और उनकी आंखों में ईमानदारी और चिंता देखकर मुस्कुराया, चिंता मत करो, वास्तव में कुछ भी गलत नहीं है। दाओ हुआ ने अपना चाय का कप पकड़ते हुए तीन लोगों के हाव भाव को देखा और यह देखकर कि कमरे में सन्नाटा छा गया है, अपना चाय का कप नीचे रख दिया। जियो येयांग, क्या तुम्हारे पास यहाँ खाने के लिए कुछ है? मैं भूख से मर रही हूँ। इससे पहले कि जियो येयांग जवाब दे सके, डी फू उत्सुकता से आगे बढ़े। हाँ हाँ हाँ, मिस यांग क्या खाना पसंद करेगी? यह देखते हुए कि देर हो रही है, आप यहीं रुककर रात का खाना क्यों नहीं खाते? दाओ हुआ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, निश्चित रूप से, आज सुबह घर से निकलने के बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। रसोइयों को कुछ अतिरिक्त स्टू बनाने के लिए कहें। आज बहुत ठंड है, हमें पेट को गर्म करने के लिए कुछ गर्म सूप लेना चाहिए। डी फू ने झट से सिर हिलाया, ठीक है, मैं तुरंत जाऊंगा और उन्हें निर्देश दूंगा। मालिक ने पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ नहीं खाया था। मिस यान वास्तव में विचारशील है, यह जानते हुए कि मास्टर को अपने शरीर को फिर से भरने के लिए अब और अधिक शोरबा खाने की जरूरत है। डी फू को जाते हुए देखकर जियो येयांग दाओ हुआ के बगल में बैठ गया और पूछा, क्या आपका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया है? दाओ हुआ ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे चारों ओर घुमाया, यह कुछ समय के लिए ठीक हो गया है। जियो येयांग, क्या इसने कोई निशान छोड़ा? दाओ हुआ, नहीं, आपने मेरे लिए इतना कीमती आइस मसल पेस्ट प्राप्त किया, कोई निशान कैसे हो सकता है? जियो येयांग मुस्कुराया, अच्छा, यह अच्छा है। दाओ हुआ ने जियो येयांग पर नजर डाली, बीजिंग की स्थिति के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इसलिए उसने एक और विषय खोजा, आपका रसोया कितना अच्छा है। मुझे आशा है कि वह जो भोजन बनाता है वह स्वादिष्ट होता है। जियो येयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप इसका स्वाद चखेंगे तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो मैं उसकी जगह ले लूंगा। दाओ हुआ, उसे क्यों बदला जाए? मुझे यह पसंद है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वैसे भी अक्सर यहाँ नहीं आता, जब तक आप भोजन का आनंद लेते हैं, यही महत्वपूर्ण है। जियो येयांग, अगर आपको यह पसंद नहीं है तो यह एक गलती है। दाओ हुआ को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। बगल में यान वेनकाई, जो चुपचाप चाय पी रहा था, ने दोनों के बीच की बातचीत को खोजपूर्ण दृष्टि से देखा और यान वेंताओ को अपनी कोहनी से धक्का दिया। अरे तीसरे भाई, क्या आपको नहीं लगता कि छोटा राजकुमार बड़ी बहन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है? यह सुनकर यान वेंताओ अवाक रह गया और उसने उसे आखिरकार आपने नोटिस कर लिया जैसी नजर से देखा। जैसे ही वह राहत महसूस कर रहा था, उसने यान वेनकाई को फिर से बोलते हुए सुना, जब वे दोनों बात करते हैं तो हम एक शब्द भी नहीं बोल पाते। यह वास्तव में कष्टप्रद है। बड़ी बहन भी, वह केवल छोटे राजकुमार पर ध्यान केंद्रित कर रही है और हम दोनों भाइयों के बारे में भूल गई है। उसकी कोहनी बहुत बाहर की ओर मुड़ी हुई है। यान वेंताओ ने आह भरी और कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद डेफू लौट आया। मालिक, भोजन तैयार है। हमें इसे कहाँ रखना चाहिए? जियो येयांग, बस इसे अगले दरवाजे के पार्लर में स्थापित करो। इसके साथ ही वह खड़ा हो गया, स्वाभाविक रूप से दाओ हुआ का हाथ पकड़ लिया और उसे अगले दरवाजे के पार्लर में ले गया। यान वेनकाई ने जल्दी से उनका पीछा किया, उनके जुड़े हुए हाथों को गोल गोल घूरते हुए। फिर वह तेजी से आगे बढ़ा, दोनों के बीच में फंसा और जबरदस्ती उनके हाथों को अलग कर दिया।
अपने खाली हाथ को देखते हुए जियो यांग ने यान वेनकाई की ओर देखा। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ, यान वेनकाई की आंखें और भी चौड़ी हो गईं, और उसने आरोप लगाते हुए कहा, छोटे राजकुमार, पुरुषों और महिलाओं को हाथ नहीं छूना चाहिए, आप मेरी बहन का हाथ इस तरह नहीं खींच सकते। फिर वह दाओहुआ की ओर मुड़ा, बड़ी बहन, हालांकि छोटा राजकुमार हमारे परिवार के करीब है, वह बाहर से आया हुआ आदमी है, मेरे और तीसरे भाई जैसा नहीं। आप उसे अपना हाथ पकड़ने नहीं दे सकते। वह अपनी भोली भाली बेटी की देखभाल करने वाले चिंतित पिता की तरह दिख रहा था। उनके पीछे यान वेनताओ ने देखा और यान वेनकई को शाबाशी देने से खुद को नहीं रोक सका। चौथा भाई सचमुच कुछ है। अहम जियो येयान की उग्र निगाहों को देखकर दाओहुआ ने 2 बार अजीब तरह से खांसा और सीधे खाने की मेज की ओर चला गया। मुझे भूख लगी है, चलो बैठो और खाओ। जियो येयांग ने एक गहरी सांस ली, यान वेनकाई पर कड़ी नजर डाली और दाओहुआ के दाईं ओर बैठ गया। यान वेनकाई ने पीछा किया और दाओहुआ के बाईं ओर बैठ गया। दाओहुआ ने सबसे पहले जियो येयान को चीनी रतालू और ब्लैक बोन चिकन सूप का एक कटोरा परोसा, और उसे पीते हुए देखने के बाद उसने अपने लिए मीठी और खट्टी पोर्क पसलियों का एक टुकड़ा उठाया, जो खाने के लिए तैयार था, लेकिन फिर उसने अपने चौथे भाई को बड़बड़ाते हुए सुना, बड़ी बहन, आप केवल छोटे राजकुमार के लिए सूप कैसे परोस रही हैं? दाओहुआ का चेहरा सख्त हो गया और उसने अजीब तरीके से कहा, मैं भूल गई, यहाँ, मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। जैसे ही दाओहुआ ने सूप परोसने के लिए अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी, जियो येयांग ने अप्रसन्न होकर यान वेनकाई की ओर देखा। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, उसने दाओहुआ को अपनी आंखों में चेतावनी के साथ देखते हुए देखा, और उसे अपना सिर नीचे करना पड़ा और सूप का एक और घूंट पीना पड़ा। उसके बाद दाओहुआ कभी कभी अपनी चॉपस्टिक से जियो येयांग के लिए कुछ व्यंजन उठाती थी, यह सुनिश्चित करती थी कि वह आराम करने से पहले खा ले। भोजन के बाद शाम के 5 o'clock बज चुके थे। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा होते देख यान वेनताओ ने कहा, छोटे राजकुमार, देर हो रही है, हमें वापस जाना चाहिए। जियो येयांग ने दाओहुआ पर नजर डाली, अपना सिर हिलाया, उसका लबादा लाने के लिए उठा, और फिर व्यक्तिगत रूप से उसे दाओहुआ पर लपेटा, सैश बांधते हुए कहा, चलो चलें, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। जैसे ही वह दाओहुआ का हाथ पकड़ने वाला था, यान वेनकाई ने अचानक उसे खींच लिया, जिससे जियो येयांग हवा में पकड़ गया। बड़ी बहन, चलो। इसके साथ ही यान वेनकाई दाओहुआ को अपने साथ खींचते हुए बाहर निकलने लगा। यान वेनकाई को दाओहुआ को दूर ले जाते हुए देखकर जियो येयांग काफी नाराज दिखे, और जब दाओहुआ को ले जाया जा रहा था, तो वह भी अवाक रह गया। चौथे भाई, तुम बहुत तेजी से चल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यह सुनकर यान वेनकाई ने शर्मिंदा मुस्कान दी और तुरंत अपनी गति धीमी कर दी, आपको ऐसा पहले ही कहना चाहिए था। दाओहुआ ने क्रोधित होकर कहा, क्या आपने मुझे मौका भी दिया? जैसे ही उसने यह कहा, उसने जियो येयांग की ओर देखा, उसे थर्ड ब्रदर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए देखा और आगे बढ़ने के लिए अपना सिर घुमा लिया। आंगन से बाहर डेफू उन्हें पिछले दरवाजे की ओर ले गया। स्पष्ट रूप से जियो येयांग नहीं चाहता था कि दूसरों को पता चले कि वह वापस आ गया है। पिछले दरवाजे पर गाड़ी पहले से ही तैयार थी। यान वेनताओ, छोटे राजकुमार, बाहर ठंड है, तुम्हें वापस अंदर जाना चाहिए, हम अब जा रहे हैं। जियो येयांग ने सिर हिलाया, उसकी नजर गाड़ी के सामने खड़े दाओहुआ की ओर गई। दाओहुआ भी जियो येयांग को देख रहा था। उसे प्रवेश द्वार पर अकेला खड़ा देखकर वह दुख की वेदना महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। यह नए साल के लिए आनंदमय पारिवारिक पुनर्मिलन का समय माना जाता था, फिर भी वह अकेला था। भावना से अभिभूत होकर उसने कहा, मैं कल फिर आऊंगी। इन शब्दों पर जियो येयांग की आंखों में गर्माहट आ गई और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ठीक है। यान वेनकाई ने अपने होंठ हिलाए, यह कहना चाहा कि कल नए साल की शाम है और उनकी मां उसे बाहर नहीं जाने देंगी, लेकिन जियो येयांग की अकेली आकृति को देखकर उसने अपने शब्दों को निगल लिया। दाओहुआ मुस्कुराया, तुम्हारे रसोइये द्वारा बनाया गया काला चिकन सूप खराब नहीं है, इसे कल फिर से बनाओ और मैं इसके लिए आऊंगा। जियो येयांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जरूर। दाओहुआ, फिर हम चले गए। इसके साथ उसने यान वेनकाई के हाथ से खुद को गाड़ी पर चढ़ने में मदद की, और एक बार जब दोनों भाई सवार हो गए, तो गाड़ी चलने लगी। गाड़ी को दूर जाते देख डेफू पास आया और बोला, मास्टर, अभी भी बर्फबारी हो रही है, चलो वापस चलते हैं। जियो येयांग तब तक स्थिर खड़ा रहा जब तक गाड़ी पिछली गली से बाहर नहीं निकल गई, फिर वह मुड़ा और निवास में प्रवेश किया। पिछला दरवाजा बंद होने के बाद सामने वाले घर का दरवाजा खुला। गुओ रुओमी ने कसकर बंद पिछले दरवाजे की ओर देखा, उसका चेहरा गहरी चिंता और लालसा से भर गया।
मे शूंग, मास्टर, अब जब लिटिल मास्टर निवास पर लौट आए हैं, तो क्या हम? गुओ रुओमी ने खुद को धिक्कारते हुए अपना सिर हिलाया। यांग यांग अब मुझे देखना नहीं चाहेगी। अगर मैंने इतने साल पहले राजकुमार को तलाक देने पर जोर नहीं दिया होता, तो उसे अब इस अजीब स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। मेइजू, यह आपकी गलती कैसे हो सकती है, मास्टर? अगर किसी को दोष देना है, तो वह राजकुमार होना चाहिए। वह वही था जिसने पहले आपके साथ अन्याय किया था, और अब उसने लिटिल मास्टर को इतनी गहरी चोट पहुंचाई है। वह न तो पति और न ही पिता बनने के लायक है। गुओ रुओमी की आंखों में एक ठंडी झलक दिखी और एक लंबी चुप्पी के बाद उसने आह भरी, आखिरकार, यह शाही परिवार का सदस्य होने की त्रासदी है। हितों और योजनाओं के सामने हर कोई एक मोहरा है। भले ही यांग ने बीजिंग छोड़ दिया, फिर भी वह दूसरों की चालों से बच नहीं सका। अपने मालिक के चेहरे पर चिंता देखकर मेई शूंग ने उसे सांत्वना दी। लिटिल मास्टर काफी अच्छे दिख रहे थे, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुओ रुओमी ने सिर हिलाया। यान भाई बहन वास्तव में अच्छे हैं। मेई शूंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज दोपहर उनके साथ खेलने के बाद लिटिल मास्टर बहुत खुश लग रहे थे। गुओ रुओमी ने रास्ते में पीछे के दरवाजे पर एक बार फिर नजर डाली, कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर घूमी और वापस अंदर चली गई। इस बीच गाड़ी पर यान वेनकाई ने दाओहुआ की ओर देखा। बड़ी बहन, आपने छोटे राजकुमार को हमारे घर पर क्यों नहीं आमंत्रित किया? उसके लिए नया साल अकेले बिताना बहुत उजाड़ है। दाओहुआ ने आह भरते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि वह हमारे घर आएगा? यान वेनकाई थोड़ी देर चुप रही और फिर उदास होकर बोली, लेकिन मुझे भी लगता है कि माँ तुम्हें कल बाहर नहीं जाने देंगी। दाओहुआ तुरंत सीधी बैठ गई। जब उसने अपने दोनों भाइयों को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। यान वेनकाई को बुरा आभास हुआ और वो तेजी से दाओहुआ से दूर चला गया। आप हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? दाओहुआ, कल नए साल की पूर्व संध्या है, मेरे पास बाहर जाने का कोई कारण होना चाहिए। जैसे ही उसने बात की, उसने अपने हाथ जोड़ लिए और अपने दोनों भाइयों की ओर दयापूर्वक देखते हुए कहा, तो मुझे अभी भी अपने भाइयों की मदद की जरूरत है। यान वेनकाई, हमें कैसे मदद करनी चाहिए? माँ निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगी, और यहाँ तक कि दादी भी सहमत नहीं होंगी। दाओहुआ का चेहरा उतर गया। आपने देखा कि जियो येयांग आज कैसा था? वह अच्छे मूड में नहीं है। नए साल पर परिवार के पुनर्मिलन के इस समय में उसके साथ एक भी रिश्तेदार का न होना बहुत दयनीय है। उसके दोस्तों के रूप में क्या आपको उसे कुछ गर्मजोशी नहीं देनी चाहिए? यान वेनकाई और यान वेनताओ ने एक दूसरे पर नजरें डाली। हालांकि आज छोटे राजकुमार का व्यवहार सामान्य से बहुत अलग नहीं लग रहा था, फिर भी उन्हें उसकी उदासी का एहसास हुआ। यान वेनताओ ने दाओहुआ की ओर देखा, उसे वास्तव में क्या हुआ? दाओहुआ, आह, इसके बारे में मत पूछो, आपको स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा जब आपको आवश्यकता होगी। वैसे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप आमतौर पर करते हैं। जल्द ही वे यान निवास पर पहुंचे और जैसे ही उन तीनों ने प्रवेश किया, वे यान वेनशियू से टकरा गए। बड़े भाई, यान वेनशियू ने दाओहुआ की ओर देखा। आज दोपहर जब दादी और माँ ने तुम्हारे बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि तुम मेरी पढ़ाई को व्यवस्थित करने में मदद कर रहे थे। सुनिश्चित करें कि तुम बाद में गलत न हो जाओ। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए बार बार सिर हिलाया। धन्यवाद बड़े भाई। यान वेनशियू, जल्दी से पिछवाड़े में वापस जाओ, रात के खाने का लगभग समय हो गया है। दाओहुआ ने सिर हिलाया और वांग मैनमैन के साथ पिछवाड़े की ओर चल दिया। एक बार जब वह नजरों से ओझल हो गई, तो यान वेनशियू ने यान वेनताओ और यान वेनकई की ओर रुख किया। आप छोटे राजकुमार को देखने गए थे? यान वेनकाई आश्चर्यचकित दिखे। बड़े भाई, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? यान वेनशियू ने उस पर अप्रसन्नता भरी दृष्टि डाली। नहीं तो तुम इतनी देर से वापस क्यों आते और अपनी छोटी बहन को साथ लाते? उन्होंने एक पल रुकते हुए कहा, क्या छोटा राजकुमार? ठीक है। यान वेनकाई और यान वेनताओ ने एक दूसरे पर नजरें डाली। बड़े भाई, क्या आप जानते हैं कि छोटे राजकुमार का मूड खराब है? यान वेनशियू, मुझे आज दोपहर युआन हुआन से एक पत्र मिला, उन्होंने हमसे इस दौरान लिटिल प्रिंस की अतिरिक्त देखभाल करने के लिए कहा। यान वेनताओ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वास्तव में क्या हुआ? यान वेनशियू ने अपना सिर हिलाया। युआन हुआन ने विवरण निर्दिष्ट नहीं किया, लेकिन मुझे संदेह है कि इसका बीजिंग में किसी चीज से संबंध है। यान वेनकाई की आंखें चौड़ी हो गईं। बीजिंग। उसने पिछवाड़े की ओर चलना शुरू करते हुए कहा, हमारी छोटी बहन को कुछ पता होना चाहिए, मैं उससे पूछूंगा। यान वेंगसियू जल्दी से यान वेनकाई को रोकने के लिए पहुंचा। आपका आवेगी स्वभाव कब अधिक स्थिर होने वाला है? उसने आह भरते हुए कहा।
गंभीर मामलों में हमारी छोटी बहन हमेशा जानती है कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। चूंकि उसने और युआन जुबान ने इसे सक्रिय रूप से नहीं उठाया है, इससे पता चलता है कि यह व्यक्तिगत रूप से लिटिल प्रिंस से संबंधित है। यान वेनकाई, यही कारण है कि हमें इसके बारे में जानने की जरूरत है क्योंकि यह लिटिल प्रिंस से संबंधित है। यान वेनशियू कुछ हद तक असमंजस में था, लेकिन क्या होगा यदि छोटा राजकुमार नहीं चाहता कि हमें पता चले? उन शब्दों पर यान वेनकाई स्तब्ध रह गया। यान वेनशियू ने आह भरते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से आप लिटिल प्रिंस को नहीं ढूंढ पाए हैं, जिससे पता चलता है कि वह जानबूझकर छिप रहा है। कारणों की जांच करने की कोशिश करना बंद करें। यान वेंताओ ने चिंतित भाव से कहा, छोटे राजकुमार का छुप जाना और किसी को भी न देखना, यह कोई छोटी बात नहीं होनी चाहिए। यान वेनशियू, ठीक है, चूंकि छोटा राजकुमार वापस आ गया है, सुनिश्चित करें कि आप इस अवधि के दौरान उससे अधिक बार मिलें। यान वेनकाई ने सिर हिलाया और यान वेनशियू को निकलते देख तुरंत उसे पकड़ लिया। बड़े भाई, हमारी छोटी बहन ने कहा कि वह कल लिटिल प्रिंस को देखने जा रही है और उसने हमसे मदद मांगी। हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? यान वेनशियू एक पल के लिए चुप हो गया। कल मैं तुम्हें कवर प्रदान करूंगा। उस पर यान वेनकाई ने राहत की सांस ली और मोटे तौर पर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बड़े भाई। आपके कदम उठाने से माँ और दादी निश्चित रूप से सहमत होंगी। नए साल की पूर्व संध्या पर यान परिवार सुबह सुबह गतिविधि में व्यस्त था। सभी लोग नए कपड़े पहनकर मीठे चावल के पकौड़े खाने के लिए बुढ़िया के आंगन में इकट्ठा हो रहे थे। नाश्ते के बाद यान झिगाओ ने परिवार के कुछ छोटे सदस्यों को दोहे लिखने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं की ओर से ओल्ड लेडी यान सभी को खिड़कियों पर सौभाग्य के लिए पेपर कट सजावट और चरित्र फू चिपकाने, बातचीत करने और खुशी से हंसने के लिए मार्गदर्शन कर रही थी, जिससे हर जगह खुशी से भरा माहौल बन गया। जब दाओहुआ अपने परिवार को आनंद लेते हुए देखती थी तो खुशी से भर जाती थी, लेकिन जियो येयान के अकेलेपन के विचार कभी कभी उसके उत्साह को कम कर देते थे। सिस्टर यी, अंकल ने दोहे लिखना समाप्त कर लिया है। क्या हम जाकर उन्हें ले आएं और उन्हें चिपका दें? दाओहुआ को शांत बैठे देखकर शिवजुन मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसे अपने पास बुलाया। दाओहुआ मुस्कुराया, आप और यी हुआन पेस्टिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मुझे रसोई में भोजन की प्रगति की जांच करनी है। बोलते हुए वह उठ खड़ी हुई और आंगन से बाहर चली गई। शियुजुन ने असमंजस के साथ दाओहुआ को पीछे हटते देखा। चाची ने सुबह सुबह नए साल की पूर्व संध्या की दावत की व्यवस्था की थी और सिस्टर यी को इस पर नजर रखने की जरूरत नहीं थी। शियुजुन, तुम वहां किस लिए खड़े हो? क्या तुमने अपने चौथे चचेरे भाई को दोहे चिपकाते हुए नहीं देखा? मदद के लिए जाओ, यान सियु ने अपनी आंखों से इशारा किया। शियुजुन ने यान वेनकाई की ओर देखा और उसके चेहरे पर उज्ज्वल और धूप भरी मुस्कान देखकर अपने होठों को एक साथ दबाया और फिर एक उचित फीकी मुस्कान के साथ चली गई। मैडम ली, जो ओल्ड लेडी यान के साथ मजाक कर रही थी, ने अपनी भतीजी को अपने सबसे छोटे बेटे की ओर चलते हुए देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और उसकी भौहें लगभग अदृश्य रूप से बुनी हुई थी। इस बीच एक बार जब दाओहुआ रसोई में दाखिल हुई तो उसने एक अलग स्टोव स्थापित किया और खाना बनाना शुरू करने के लिए अपनी आस्तीनें ऊपर कर ली। वांग मैनमैन, जो सहायता कर रहे थे, ने देखा कि दाओहुआ जो व्यंजन तैयार कर रहा था वे सभी हल्के थे और उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि वे छोटे राजकुमार के लिए थे। दोपहर के समय दाओहुआ ने तैयार भोजन को एक लंच बॉक्स में पैक किया और वांग मैनमैन को सौंप दिया। भाई जियाओलियू को एक यात्रा पर ले जाएं, उसे जल्दी करने के लिए कहें ताकि खाना ठंडा न हो जाए। वांग मैनमैन ने सिर हिलाया, खाने का डिब्बा उठाया और जाने के लिए तैयार हो गए। इंतजार, दाओहुआ ने पुकारा, इसके अलावा जियाओलियू से कहो कि वह जियाओ येयान को सूचित करे कि मेरा तीसरा भाई, चौथा भाई और मैं दोपहर के भोजन के बाद उससे मिलने आएंगे। वांग मैनमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नौकर याद रखेगा। दाओहुआ ने कहा, रास्ते में लोगों से बचना सुनिश्चित करें, आगे बढ़ें। वांग मनमन के चले जाने के बाद दाओहुआ ने बुढ़िया के आंगन में तैयार चावल के केक लाने के लिए एक नौकरानी को बुलाया। जियो निवास, डेफो ने चुपचाप उस मीठे सूप को हटा दिया जिसे जियो येयांग ने मुश्किल से छुआ था और अपनी नजर अपने मालिक की ओर कर दी, जो दरवाजे पर खड़ा होकर गेट की दिशा में देख रहा था, अंदर से असहज महसूस कर रहा था। आज नए साल की शाम थी, पारिवारिक पुनर्मिलन का समय, फिर भी उसका मालिक इसे अकेले बिता रहा था। अंदर ही अंदर आह भरते हुए डेफू ने सोचा कि क्या यान सियु आज अपना घर छोड़ पाएगी। यदि वह नहीं आ सकी तो उसके स्वामी को बहुत निराशा होगी। जियो येयान के पास जाकर डेफू ने मुस्कुराते हुए पूछा, मास्टर, रसोई ने आज के व्यंजन पिछले वर्षों के मेनू के अनुसार तैयार किए हैं। क्या आप कुछ जोड़ना या हटाना चाहेंगे?
जियो यांग ने उदासीनता से उत्तर दिया, आप इसे संभालें। कुछ देर रुकने के बाद उसने पूछा, क्या काला चिकन सूप पकाने के लिए रख दिया गया है? डेफो ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रसोई घर में सुबह से ही इसे पकाया जा रहा है। मैं अभी अभी रसोई के पास से गुजरा और दूर से ही इसकी सुगंध महसूस कर सकता था। जियो यांग के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, जिससे मुस्कुराहट का संकेत मिला। एक क्षण बाद उसने कुछ अनिश्चितता से पूछा, क्या तुम्हें लगता है वह आएगी? डेफू एक पल के लिए रुका, फिर ध्यान से कहा, यान सियो हमेशा विश्वसनीय रही है। अगर उसने कहा कि वह कुछ करेगी, तो वह निश्चित रूप से करेगी। जियो यांग ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन मैडम ली सख्त हैं, हो सकता है कि वह उसे बाहर आने की अनुमति न दे। डेफू के पास शब्द नहीं थे। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि यह नए साल की पूर्व संध्या थी। सामान्य समय में बड़े घरों की बेटियों को अक्सर बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। हालांकि यान सियो दूसरों की तुलना में अधिक बार बाहर जाता था, लेकिन हर यात्रा की सूचना मैडम ली को देनी होती थी, इसलिए वह निश्चित नहीं हो पाता था। तभी गेट हाउस से एक नौकर जल्दी से अंदर आया। मास्टर किन्जियाओलियू नाम का एक व्यक्ति आया है और कह रहा है कि उसे तीसरे मास्टर और चौथे मास्टर यान से आपको कुछ भोजन देने का आदेश मिला है। डेफू का चेहरा खुशी से चमक उठा, जियो यांग से भी अधिक उत्साहित, और उसने तुरंत पूछा, वह व्यक्ति कहाँ है? गेट हाउस, वह अभी भी गेट पर खड़ा है। डेफू, जल्दी उसे यहाँ लाओ। जियो यांग की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, मास्टर, मुझे व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को लाने की अनुमति दें। जियो यांग ने भावहीन ढंग से सिर हिलाया। अपने मालिक की आंखों में खुशी का संकेत देखकर डेफू की मुस्कान और चौड़ी हो गई और वह जल्दी से आंगन से बाहर निकल गया। जल्द ही किन्जियाओलियू को लाया गया। आपका नौकर छोटे राजकुमार को सम्मान देता है, छोटे राजकुमार को नए साल की शुभकामनाएं देता है। जियो यांग ने अपने हाथों में खाने का डिब्बा देखते हुए किन्जियाओलियू को उठने का इशारा किया। किन्जियाओलियू ने जल्दी से कहा, ये व्यक्तिगत रूप से हमारी मिस द्वारा बनाए गए हैं। जैसे ही उन्होंने इन्हें पूरा किया, उन्होंने मुझे इन्हें आपके पास पहुंचाने का आदेश दिया। डेफो ने खाने का डिब्बा लिया, अपने हाथों से उसकी गर्माहट महसूस की और हंसा, मास्टर, यह अभी भी गर्म है। जियो यांग के मुंह पर मुस्कान आ गई, मैं इसे खाऊंगा। किन्जियाओलियू फिर मुस्कुराए, हमारी मिस ने यह भी कहा कि दोपहर के भोजन के बाद वह तीसरे मास्टर और चौथे मास्टर के साथ आपके साथ खेलने आएगी। यह सुनकर जियो यांग ने आकाश की ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान इतनी अदम्य थी कि लंबे समय तक वो केवल अपना मुंह बंद करने के लिए अपनी मुट्ठी भींच सकता था, और अंत में कहने से पहले, मुझे मिल गया। फिर उसने डेफू पर नजर डाली। तुरंत डेफू ने अपनी जेब से चांदी का एक टुकड़ा निकाला और किन्जियाओलियू को दिया, यह आपके लिए मास्टर का इनाम है। किन्जियाओलियू ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया, इनाम के लिए धन्यवाद, लिटिल प्रिंस। जियो यांग ने सिर हिलाया और कमरे में प्रवेश करने के लिए मुड़ा। डेफू, उसे बाहर देखो। हाँ। डेफू ने खाने का डिब्बा मेज पर रखा, फिर किन्जियाओलियू को बाहर ले गया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके मालिक ने पहले से ही भोजन के डिब्बे से बर्तन निकाल दिए हैं और खाना शुरू कर दिया है। मिस यान द्वारा बनाए गए व्यंजन स्वादिष्ट हैं, मैं दूर से ही उनकी गंध महसूस कर सकता हूँ। जियो यांग ने उस पर तिरछी नजर डाली, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्या तुम कुत्ते हो? डेफू लगातार हे हंसा। जियो यांग ने कहा, ठीक है, आज रसोई द्वारा तैयार किया गया भोजन, काले चिकन सूप के अलावा, बाकी आप सभी को दिया जाएगा। जाओ खाओ, मुझे अब तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। डेफू ने तुरंत अपने मालिक को ऊंची आवाज में धन्यवाद दिया, इनाम के लिए धन्यवाद, मालिक, आज हम एक दावत के लिए आए हैं। यान निवास। यान परिवार भी मेज पर बैठा था। इस साल यान सियो और उसके दो बेटों के साथ बुढ़िया बेहद खुश थी, और उसकी मुस्कान कभी उसके चेहरे से नहीं छूटी। अपने आसपास इकट्ठे हुए बच्चों को देखकर, शानदार व्यंजनों से भरी मेज को देखकर मैडम यान की आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। वह ऐसे दिन के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। बच्चों और पोते पोतियों के साथ उसका परिवार फल फूल रहा है। दाओ हुआ ने बुढ़िया की भावना को देखा और तुरंत उसे एक कप शराब पिलाई। दादी, मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं और सदैव युवा रहने की शुभकामनाएं देता हूं। मैडम यान ने खुशी से कप उठाया, यह देखकर कि आप सभी कितने समझदार और अच्छे व्यवहार वाले हैं, मुझे कई और वर्षों तक जीने की जरूरत है। मैं तब तक पीऊंगी। एक बार जब दाव हुआ शुरू हुआ तो परिवार के छोटे सदस्यों ने बारी बारी से उसे टोस्ट करना शुरू कर दिया। यान झिगाओ और मैडम ली ने मुस्कुराते हुए देखा और उन्हें नहीं रोका। बुढ़िया और बच्चे फलों की शराब पी रहे थे, जो नशीली नहीं थी। यह भोजन लंबा था और चूंकि दाव हुआ के मन में कुछ था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं खाया।
जब दोपहर का भोजन खत्म हो गया तो वह कभी कभी यान वेंकाई और वेंताओ पर नजर डालती थी। यान वेंताओ ने दाओहुआ की नजरों को देखा और यान वेंकई की ओर खींचा, जिसने बदले में यान वेंक्सियो की ओर खींचा। यान वेंशियो ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन, क्या आपने नहीं कहा कि आप मेरे अध्ययन कक्ष में कृषि पर वह अनोखी किताब देखना चाहती थी? मुझे वह कल मिली। जाकर देख लो। मैडम यान ने हंसते हुए कहा, नए साल के जश्न के दौरान किताबें क्यों देखें? दाओहुआ उठ खड़ा हुआ, दादी, मैं इसे देखना चाहता हूँ, मैं लंबे समय से उस किताब के बारे में सोच रहा हूँ। फिर यान वेंशियो की ओर देखते हुए कहा, बड़े भाई, आपने इसे कहाँ रखा है? मैं इसे अभी देखना चाहता हूँ। यान वेंशियो ने उत्तर दिया, वेंताओ और वेंकाई जानते हैं कि यह कहाँ है, उन्हें अपने साथ जाने दो। दाओ हुआ मुस्कुराया, ठीक है, हम जल्द ही वापस आएंगे। तीनों को जाते हुए देखकर मैडम यान मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया, फिर अपने बेटों और बेटियों के साथ बातचीत करना जारी रखा। जियो हवेली के पिछले दरवाजे पर दाओहुआ यान वेंकाई के समर्थन से गाड़ी से उतारी और उसने तुरंत जियो येयान को दरवाजे पर खड़ा देखा, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि हम आ रहे थे? दाओहुआ को देखते हुए, लाल जैकेट और स्कर्ट पहने और उत्सव की खुशी में, जियो येयान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसके पास आया। मैंने दोपहर के भोजन के समय ज्यादा खा लिया था और पचाने के लिए टहल रहा था, जब मैंने गाड़ी का शोर सुना और देखने आया। यह कहने के बाद वह उस तक पहुंचने और उसका हाथ पकड़कर उसका नेतृत्व करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि यान वेनकाई लापरवाही से उसके और दाओहुआ के बीच खड़ा था। जियो येयांग ने यान वेनकाई को मुक्का मारने की इच्छा को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली। दाओहुआ हंसा, क्या तुमने मेरे द्वारा भेजा गया सारा खाना खत्म कर दिया? जियो येयांग ने सिर हिलाया। तुरंत दाओहुआ मुस्कुराया, मैं आपके लिए भी कुछ स्नैक्स लाया हूं, ताकि आप आज रात नए साल की पूर्व संध्या के दौरान उन्हें खा सकें। जियो येयांग मुस्कुराए और वेंताओ के कंधे को थपथपाया, चलो अंदर चलते हैं, यहाँ काफी ठंड है। वे चारों हवेली में दाखिल हुए। रास्ते में वेंकाई ने देखा कि हवेली में नए साल की कोई सजावट नहीं थी और वह यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी, छोटे राजकुमार, यह नया साल है, आपने कोई सजावट क्यों नहीं तैयार की? चमकदार रोशनी और उत्सव की सजावट वाले अन्य घरों की तुलना में आपकी जगह बहुत उजाड़ लगती है। जियो येयांग ने उदासीनता से उत्तर दिया, जब मैं अकेला हूं तो इस तरह के उपद्रव की कोई आवश्यकता नहीं है। दाओहुआ ने पूरी तरह से असहमति जताई, अकेले भी, किसी को भी नए साल का जश्न मनाना चाहिए। मैं दोहे खिड़की की सजावट के लिए पेपर कट्स और आड़ू तावीज लाया हूं। बाद में आपको उन्हें रखना होगा। जियो येयांग ने उसकी ओर देखा लेकिन विरोध नहीं किया। यान वेंकाई ने यह भी कहा, सही है, ठीक है, बाद में हम उन्हें स्थापित करने में आपकी मदद करेंगे। नए साल के दौरान कोई उत्सव की थोड़ी सी खुशी कैसे नहीं जोड़ सकता? दाओहुआ ने फिर कहा, जियो येयांग, क्या तुम पेंटिंग में अच्छे नहीं हो? बाद में हमारे लिए नए साल की कुछ तस्वीरें बनाओ, हम उन्हें अपने कमरों में लटकाएंगे। जियो येयांग ने देखा और मुस्कुराया, आप किस तरह की नए साल की तस्वीरें पसंद करेंगे? दाओहुआ ने कहा, आप निर्णय ले सकते हैं, जब तक वे उत्सवपूर्ण, आनंदमय और अच्छे अर्थ वाले हैं, तब तक कुछ भी काम करेगा। यान वेंकाई ने तुरंत कहा, छोटे राजकुमार, मैं ड्रैगन के द्वार से छलांग लगाने वाले काप में से एक चाहता हूं। वेंताओ ने कहा, फिर मुझे भरपूर फसल का चित्रण करने वाला एक चित्र चाहिए। जियो येयांग ने दोनों पर तिरछी नजर डाली, आप निश्चित रूप से इसके बारे में शर्मिंदा नहीं है? जवाब में दोनों हैं हंस पड़े। यान वेंकाई ने कहा, छोटे राजकुमार, आप हमारे लिए नए साल की तस्वीरें पेंट करें, और हम घर को सजाने में आपकी मदद करेंगे, यह एक उचित आदान प्रदान है। जियो येयांग एक पल के लिए चुप हो गया, अब से मुझे लिटिल प्रिंस मत कहो, बस मेरे नाम का प्रयोग करो। इन शब्दों पर यान वेंकाई और वेंताओ दोनों आश्चर्य से रुक गए, यहां तक कि दाओहुआ ने भी मुड़कर देखा। तीनों की प्रतिक्रिया देखकर जियो येयान के होठों पर मुस्कान की झलक दिखाई दी, फिर भी उसकी आंखों में कुछ दुख था, उसने और कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ता रहा। यान वेंकाई और वेंताओ ने एक दूसरे की आंखों में भ्रम और आश्चर्य को देखते हुए एक दूसरे पर नजर डाली। दाओहुआ को थोड़ा सा दिल का दर्द महसूस हुआ, अब जब गवर्नर ने अपनी पत्नी को आधिकारिक दर्जा दे दिया था, जियो येयांग अब एकमात्र वैध पुत्र नहीं था, और राजकुमार निवास का भविष्य का शीर्षक उसका नहीं हो सकता है। लिटिल प्रिंस शीर्षक अब उसे कुछ हद तक कठोर लग रहा होगा। जल्द ही वे उस आंगन में पहुंचे जहां जियो येयांग रहता था। उन्होंने कहा, अन्य आंगनों को भूल जाओ, मैं उनमें नहीं रहता, बस इसे सजाओ। दाओहुआ ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, ठीक है। यह कहते हुए उसने वांग मनमन को उनके द्वारा लाई गई सजावट को वापस लाने का संकेत दिया।
क्या आपने ये खिड़की की सजावट स्वयं काटी? जियो येयांग ने पीस एंड गुड फॉर्चून पेपर कट खिड़की की सजावट उठाई और मुस्कुराते हुए दाओ हुआ की ओर देखा। दाओ हुआ ने सिर हिलाया, मैं जो भी सजावट लाया था वह मेरे द्वारा काटी गई थी, इसलिए हमें उन सभी को बाद में लगाना होगा। उन्हें बर्बाद नहीं होने दे सकते। अपनी आंखों में मुस्कान के साथ जियो येयांग ने उत्तर दिया, अच्छा है, हम उन सभी को चिपका देंगे। क्योंकि जियो येयांग चाहता था कि उसे उसके नाम से बुलाया जाए, वैनकाई और वेंताओ दोनों अनिश्चित थे कि अब उसे कैसे संबोधित किया जाए, वे केवल वह ही कह पाए। वैनकाई ने दोहे पकड़े, वाह, मुझे इन दोहों को कहाँ चिपकाना चाहिए? जियो येयांग ने डेक्सी की ओर इशारा किया, डेक्सी से पूछो। इसके साथ ही उन्होंने खिड़की की सजावट में दाओ हुआ की मदद करना जारी रखा। वैनकाई डेक्सी के पास पहुंचे और उसे एक कोने में ले गए, लिटिल प्रिंस के साथ क्या हो रहा है? डेक्सी ने अपने मालिक की ओर देखा, कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए विषय बदल दिया, तीसरे मास्टर, चौथे मास्टर, अस्तबल ने अभी 2 फर्गना घोड़ों का अधिग्रहण किया है, क्या आप देखना चाहते हैं? जैसे ही उन्होंने फर्गना घोड़ों को सुना, वैनकाई और वेंताओ की आंखें एक साथ चमक उठी। वैनकाई ने उत्साह से पूछा, वे कब आए? डेक्सी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अभी कुछ दिन पहले गवर्नर द्वारा भेजा गया। वैनकाई ने तुरंत सिर हिलाया, महान, उन्हें देखने का रास्ता दिखाओ। वेंताओ ने दाओ हुआ और जियो येयांग पर नजर डाली, जो खिड़की की सजावट को एक साथ चिपका रहे थे, उसकी अभिव्यक्ति झिझक रही थी। डेक्सी ने यह देखा और तुरंत कहा, हम बस देखेंगे, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। निस्संदेह, ये शब्द केवल दिखावे के लिए थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि फर्गना घोड़ों को देखकर दोनों मास्टर कुछ राउंड के लिए उनकी सवारी करने की इच्छा को रोक सकते थे। वैनकाई ने वेंताओ की ओर देखा, क्या हम जाकर देख लें? यह देखकर कि वेंताओ अभी भी अनिर्णित था, डेक्सी ने एक पल के लिए सोचा और आह भरी, क्या चौथे मास्टर ने मुझसे नहीं पूछा कि मेरे मास्टर के साथ क्या समस्या है? बीजिंग में थोड़ी परेशानी हो गई है। जैसे ही वह बोला, उसने बाहर का रास्ता दिखाया। यान वेंकाई और वेंताओ की जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने उसका अनुसरण किया। जियो येयांग ने दोनों को भाग्य से दूर ले जाते हुए देखा, उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और दाओ हुआ के साथ खिड़की की सजावट चिपकाना जारी रखा। खिड़की की सजावट का बायां भाग थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, दाहिना भाग नीचे की ओर। क्या अब ठीक है? नहीं, यह अभी भी टेढ़ा है। अभी के बारे में कैसे? पहले से बेहतर है, लेकिन बाईं ओर को अभी भी थोड़ा ऊपर जाने की जरूरत है। क्वोट। सारी सजावट करने के बाद दाओ हुआ ने संतुष्ट होकर ताली बजाई, अब यह आखिरकार नए साल जैसा लग रहा है। फिर उसने चारों ओर देखा और कहा, तीसरा भाई और चौथा भाई कहाँ गए? जियो येयांग ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। दाओ हुआ ने बिना परेशान हुए अपना हाथ लहराया और एक और दोहा उठा लिया, चलो, दोहे लगाने का समय आ गया है। दाओ हुआ को स्टूल पर कदम रखते देख जियो येयांग तेजी से आगे बढ़ा, इसके बजाय मुझे ऐसा करने दो। दाओ हुआ ने अपना सिर हिलाया, नहीं, आपको खिड़की की सजावट में कठिनाई हुई, मैं दोहा लिखूंगा। जियो येयांग केवल उसके मल को स्थिर करने में मदद कर सकता था और किसी भी समय उसे पकड़ने के लिए तैयार रह सकता था। जल्दी, मेरे लिए जांच करो कि क्या यह टेढ़ा है। यह वास्तव में ठीक है, फिर मैं इसे ऐसे ही चिपका रहा हूं। एक तरफ का काम पूरा करने के बाद दाओ हुआ जियो येयांग की ओर मुड़ी, जो स्टूल को संभाल रही थी, उसने अपना हाथ लहराया और कहा, एक तरफ हटो ताकि मैं नीचे उतर सकूं। फिर, सावधान रहें। जियो येयांग पीछे हट गया। स्टूल कुछ ऊंचा था और जियो येयांग पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसने दाओ हुआ को स्थिर करने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था, तभी उसने उसे स्टूल से सीधे नीचे कूदते हुए देखा, जिससे वह चौंक गया। वह झट से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा और इसलिए दाओ हुआ ठीक जियो येयांग की बाहों में उतरा। खुद को जियो येयांग की गर्दन से लिपटते हुए उसके शरीर पर लटकते हुए देखकर दाओ हुआ पूरी तरह से ठिठक गई। जियो येयांग भी तनाव में था, जब उसने दाओ हुआ को अपने से चिपका हुआ देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, बोलना भूल गए। थोड़ी देर के बाद दाओ हुआ ने सबसे पहले अपनी आंखें मूंद ली और धीमी आवाज में कहा, अब आप मुझे नीचे रख सकते हैं। ओह! जियो येयांग अपने होश में वापस आया और उसने तुरंत दाओ हुआ को नीचे गिरा दिया। दोनों कुछ हद तक शर्मिंदा थे, उनकी नजरें टेढ़ी थी, एक दूसरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ठीक है, मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। दाओ हुआ ने दूसरा जोड़ा उठाया और जियो येयांग ने तुरंत स्टूल को हिलाने में मदद की।
इस बार इसे चिपकाने के बाद दाओहुआ ने सीधे नीचे कूदने की हिम्मत नहीं की और जियो येयांग ने उसे धीरे धीरे नीचे उतरने में मदद की। बाहर ठंड है, चलो वापस अंदर चलते हैं। इसके साथ ही जियो येयांग ने दाओहुआ को वापस घर में खींच लिया। तुम्हें नए साल की पेंटिंग चाहिए थी, है ना? मैं अब तुम्हारे लिए एक पेंटिंग बनाऊंगा। दोनों अध्ययन की ओर चल पड़े। चूंकि फॉर्चून वहां नहीं था, जियो येयांग को ड्राइंग पेपर और पेंट खुद ही तैयार करना पड़ा। दाओहुआ ने पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जियो येयांग ने पेंट उठाते हुए बुकशेल्फ की ओर इशारा किया, आप मुझे कुछ चावल के पेपर लाने में मदद कर सकते हैं? ठीक है। दाओहुआ बुकशेल्फ के पास गया, लापरवाही से चावल के कागज के कुछ रोल उठाए, फिर उन्हें मेज पर फैला दिया। जब उसने एक रोल खोला तो उसे पता चला कि उस पर एक चित्र था। यह कौन है? बजना। जैसे ही दाओहुआ बोला, जियो येयांग ने गलती से सारे पेंट फर्श पर गिरा दिए। दाओहुआ ने पीछे मुड़कर देखा और जियो येयांग को उदास चेहरे के साथ देखा, जो खुद को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश कर रहा था। दाओहुआ तेजी से आगे बढ़ा, चिंतित होकर, जियो येयांग, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे डराओ मत, ठीक है? दाओहुआ की आंखों में चिंता और आश्चर्य को देखते हुए, जियो येयांग की दमनकारी आभा धीरे धीरे कम हो गई। फिर वह मदद नहीं कर सका लेकिन आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया।